आई एम लेवलिंग अप टू क्विकली। अध्याय 31। अच्छी बात यह है कि ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स की इस बड़ी लहर को झेलने के बाद जू वियांग की ताकत 5 विस्रा रिफाइनमेंट दायरे के लेट स्टेज तक नहीं पहुंची, लेकिन वो पहले से ही बहुत करीब थी। हालांकि झांग मिंगली काफ़ी खूबसूरत थी, लेकिन असल में वो एक मुसीबत थी। ऊपर से वो जू वियांग को दिलासा देने आई थी, लेकिन शुरू से आखिर तक जू वियांग ने झांग मिंगली के दिल को छू लेने वाले शब्दों में से सिर्फ एक लाइन सुनी। या यूं कहें कि झांग मिंगली का दौड़कर आने का मेन मकसद यही कहना था, जू वियांग, एक अच्छी ढाल बनो और इतनी परेशानी खड़ी करना बंद करो। आखिर में झांग मिंगली और उनके बेटे जू लिबो जू वियांग के बारे में इतने परेशान थे और उम्मीद कर रहे थे कि वो जिंदा रहे। इसका मेन कारण जू वियांग को क्राउन प्रिंस के पद पर ज्यादा समय तक रहने देना था। नहीं तो अगर जू वियांग की जल्दी मौत हो जाती तो जू लिबो को क्राउन प्रिंस की जगह पर धकेला जा सकता था। इसके चांस कम नहीं थे। इसलिए झांग मिंगली और जू लिबो को जू वियांग की जिंदगी और मौत को लेकर बहुत परेशान कहा जा सकता था। ये सच था कि वे जू वियांग की सेफ्टी को लेकर परेशान थे, लेकिन ये भी सच था कि उन्हें उम्मीद थी कि जू वियांग उनकी ढाल बनेगा। आखिर में झांग मिंगली और जू लिबो अच्छे लोग नहीं थे। हालांकि 14वीं प्रिंसेस और 47वें प्रिंस के मुकाबले वे इतने ज्यादा भी नहीं थे। यह असल में जू वियांग के लिए अच्छी बात थी। ज़ेन ले और फैंग युआन जैसे असली विलेन की तुलना में, जिन्हें जू यानदो ने भेजा था, जू वियांग ने दोगले जू लिबो और झांग मिंगली को पसंद किया, जिनमें शर्म थी। आखिर जू वियांग जियू झाओ नेशन का क्राउन प्रिंस था, लेकिन जेन ले, फैंग युआन और बाकी लोग बस बेलगाम थे और क्राउन प्रिंस जू वियांग को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते थे। अगर जू लिबो और जू वेंसी जैसे प्रिंस और प्रिंसेस न होते तो जू वियांग अब पक्का एक बुरी जिंदगी जी रहा होता। पता नहीं झांग मिंगली के आने से कोई टैबू खुला था या उसने कोई मिसाल कायम की थी, लेकिन जल्द ही एक और प्रिंस जू वियांग से मिलने आया। जियू झाओ किंगडम के 94वें प्रिंस जू जिशान को जिंदगी में पहली बार देखने के लिए होस्ट को बधाई। आपने 600 ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। बधाई हो होस्ट। ये पहली बार है जब आपने जियू झाओ नेशन के 122वें प्रिंस जू हेताओ को देखा है। किसी पुराने देश के प्रिंस को जिंदगी में पहली बार देखने के लिए होस्ट को बधाई। आपने 1000 ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। जू वियांग बहुत बेबस था। उसे उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ कुछ बुरे इरादों वाले प्रिंस से मिलकर उसे इतने सारे ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स मिल जाएंगे। क्या इसे कोई खास मुलाकात माना गया? कुछ सोचने के बाद जू वियांग ने मन ही मन सोचा कि एक आम इंसान के तौर पर जो आज के समाज से आया है, एक पुराने राजवंश के इतने बड़े आदमी से मिलना वाकई एक खास मुलाकात लगती है। जब वह सुबह झांग मिंगली से मिला तो उसे भी इसी वजह से कई ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स मिले थे। ये सोचकर जू वियांग हार मान गया। जू वियांग को बिस्तर पर लेटा देखकर इन दो तथाकथित रॉयल ब्रदर्स से बात करना इतना आसान नहीं था। 168वें रॉयल ब्रदर, लगता है आपकी चोटें हल्की नहीं हैं। आप बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे हैं। तसक तसक, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपका इलाज करने के लिए इंपीरियल डॉक्टर को बुलाऊं? मुझे लगता है कि जब से हमारा छोटा भाई क्राउन प्रिंस बना है, वह अब हम दोनों बड़े भाइयों को भी पसंद नहीं करता। जब जू जिशान और जू हेताओ ने उन दोनों को देखा तो जू वियांग उनका स्वागत करने के लिए बिस्तर से भी नहीं उठा। होस्ट को बधाई कि 94वें प्रिंस जू जिशान ने जिंदगी में पहली बार आपका मजाक उड़ाया। आपने 500 ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। 122वें प्रिंस जू हेताओ द्वारा मजाक उड़ाए जाने के लिए होस्ट को बधाई। आपने 500 ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। जू वियांग ने माफ़ी मांगते हुए कहा, रॉयल ब्रदर्स, प्लीज़ मुझे दोष मत दो। कल जो हुआ उससे मैं बहुत डर गया था और मुझे ज़्यादा आराम नहीं मिला। मैं बस थोड़ी देर सोया और आपको देखने के लिए उठा। मैं अभी उठता हूँ। हालांकि उसने ऐसा कहा, लेकिन जू वियांग हिला तक नहीं। जू जिशान और जू हेताओ उसके लिए चीज़ें मुश्किल नहीं बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जू वियांग को जल्दी से मना लिया। जू वियांग भी लेटा रहा ताकि उन दोनों के लाए हुए अर्ली स्टेज ज़ियानिटियन रेल गार्ड से बच सके। हालांकि एज ऑफ ड्रैगन कंसीलमेंट आर्ट में जू वियांग की मौजूदा अचीवमेंट्स के साथ 2 अर्ली स्टेज ज़ियानिटियन रेल गार्ड्स की नज़र से छिपना मुश्किल नहीं था। उसे बस डर था कि बाद में एक्स्ट्राऑर्डिनरी एनकाउंटर सिस्टम उसे बहुत बुरी तरह धोखा देगा और बहुत सारे ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स हासिल कर लेगा। वह हंगामे को दबा नहीं पाएगा। इसलिए सेफ्टी कारणों से कंबल के नीचे छिपना बेहतर था। अपने लाए हुए सप्लीमेंट्स को रखने के बाद जू जिशान और जू हेताओ ने जू को मनाना शुरू किया। वियांग, 168वें रॉयल ब्रदर, तुम अपने साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? खुद को जलाना कोई समझदारी की बात नहीं है। आखिर तुम्हारे लिए जियू झाओ नेशन का क्राउन प्रिंस बनना आसान नहीं था। तुम अपने हाथों में पावर होने का मजा क्यों नहीं लेते? कोई बेवकूफ़ ही ऐसा करेगा। भले ही यह पोजीशन सच में मौत की ओर ले जाए, मैं अपनी ज़िंदगी के हर पल का मजा लूँगा। तुम्हें एक अच्छी ज़िंदगी से क्या दिक्कत है? खुद को जलाकर मरने के बजाय मैं खुद का मजा ले लूँगा। तुम क्या कह रहे हो?
किसने कहा कि जियू झाओ नेशन का क्राउन प्रिंस बनना पक्का खत्म हो जाएगा? पहले 17 क्राउन प्रिंस बहुत शानदार थे, इसीलिए उन्हें मौत मिली। हालांकि रॉयल ब्रदर 168वें के लिए यह अलग है। वह ठीक ठाक और नाकाबिल है। फादर टैलेंट से कितने भी जलें, उन्हें रॉयल ब्रदर 168वें से जलन नहीं होगी। अरे, आपके इंपीरियल ब्रदर 94वें का यह मतलब नहीं था। असल में इंपीरियल ब्रदर 168वें में अभी भी कुछ अच्छी बातें हैं। जैसे वह ईमानदार और मासूम हैं। यह एक ऐसी क्वालिटी है जो ज़्यादातर प्रिंस और प्रिंसेस में नहीं होती। मुझे ऐसे लोग खास तौर पर पसंद हैं। हालांकि इंपीरियल ब्रदर 94वें ने जो कहा वह सही है। इंपीरियल फादर टैलेंट से कितने भी जलें, सिर्फ टैलेंट वाले ही उनकी जलन को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं तो वह नेचुरली जलेंगे नहीं। इसलिए इंपीरियल ब्रदर 168 में बेफिक्र रह सकते हैं और क्राउन प्रिंस के तौर पर आपकी पोजीशन में अच्छा कर सकते हैं। जब तक रॉयल ब्रदर 168 में सेफली क्राउन प्रिंस बन सकते हैं और फादर के मरने और समझदारी से क्राउन प्रिंस की पोजीशन छोड़ने तक टिके रहते हैं, आप आखिर में ज़रूर एक अमीर प्रिंस बन पाएंगे। आप इस लाइफ टाइम में अनलिमिटेड दौलत का मज़ा ले पाएंगे, इसलिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों शाही भाई सच में हिम्मत वाले थे, लेकिन उन्हें यह भी यकीन था कि ज़ू वयांग बकवास करने की हिम्मत नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने कुछ बातें और साफ साफ कहीं। ज़ू वयांग ने उनकी बहुत तारीफ की। अगर ये दोनों कमीने बकवास कर रहे थे तो ठीक था, लेकिन उन्होंने मुझे इतने सारे ब्रेक थ्रू पॉइंट्स क्यों दिलाए? धत्तेरे की। जियू झाओ नेशन के 94वें प्रिंस झू जिशान से बेवकूफ़ बनने के लिए होस्ट को बधाई। आपने 500 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। नौ झाओ नेशन के 94वें प्रिंस झू जिशान के झूठ को समझने के लिए होस्ट को बधाई। आपने 500 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। नौ झाओ नेशन के 94वें प्रिंस झू जिशान से ज़िंदगी में दूसरी बार मजाक उड़ाने के लिए होस्ट को बधाई। तुम्हें 400 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। थोड़े ही समय में झू वयांग को करीब 10 सिस्टम नोटिफिकेशन मिले। उसी समय हज़ारों ब्रेक थ्रू पॉइंट्स ने उस पर बमबारी की। झांग मिंगली की तरह ये दोनों लोग उसे दिलासा देने के लिए यहाँ नहीं थे। वे साफ तौर पर उसे मौत के मुंह में धकेलने की कोशिश कर रहे थे। क्या तुम मुझे अकेले चैन से सोने दे सकते हो? तुम मेरे लिए इतने सारे ब्रेक थ्रू पॉइंट्स क्यों लाए? तुम तो बस बेशर्म और बेरहम हो। हालांकि उसे झू जिशान और झू हेताओ में काफ़ी दिलचस्पी थी, जो ज़्यादा सीधे साधे थे। झू वयांग ये भी जानता था कि ये दोनों रॉयल ब्रदर्स निश्चित रूप से उतने बेफिक्र नहीं थे जितने वे दिखते थे। अगर आसपास दूसरे राजकुमार और राजकुमारियां होती तो झू जिशान और झू हेताओ इतनी साफ बात नहीं करते। और जाहिर है झू वयांग से इतनी सीधी बात करने का उनका कोई मकसद था। झू वयांग ने असली मालिक की पर्सनैलिटी पर गौर किया और महसूस किया कि अगर वह असली मालिक था तो इस बात का बहुत ज़्यादा चांस था कि वह इन दोनों लोगों की बातों से मान जाएगा और आसानी से सुसाइड नहीं करेगा। इसके बजाय उसे उनकी बातों को पहचानने का एक बड़ा एहसास होगा। इसलिए झू जिशान और झू हेताओ के इरादे साफ थे। उनका मकसद झू लिबो जैसा ही था। वे भी नहीं चाहते थे कि झू वयांग को कुछ हो। इसके बजाय वे चाहते थे कि झू वयांग कुछ और दिनों के लिए क्राउन प्रिंस रहे और एक अच्छी ढाल बने। अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं हुआ तो झू वयांग के क्राउन प्रिंस बनने पर झू जिशान और झू हेताओ ने ज़रूर बहुत कोशिश की होगी। नहीं तो उन्होंने झू वयांग को इतने खतरनाक तरीके से मनाने के लिए इतनी मेहनत नहीं की होती। ये दोनों लोग झू वयांग के दुश्मन भी थे। हालांकि इस ज़रूरी मोड़ पर, चाहे वह झू जिशान हो, झू हेताओ हो, झू लिबो हो, झांग मिंगली हो या कोई और हो, वे साफ तौर पर झू वयांग के साथी थे। इस शरीर का असली मालिक शायद मरना चाहे, लेकिन झू वयांग जो बदल गया था आखिरी पल तक मरना नहीं चाहेगा। यह मकसद झू जिशान, झू हेताओ, झू लिबो और दूसरों का भी वही था। इसलिए झू वयांग अपनी जान बचाने के लिए कुछ समय के लिए इन लोगों से ताकत ले सकता था। साथ ही उसे अपनी ताकत छिपानी थी। आखिर एक बार जब झू वयांग की असली ताकत सामने आ गई तो उसे यकीन था कि ज़्यादातर राजकुमार और राजकुमारियां जो उसे जिंदा देखना चाहते थे अपना मन बदल लेंगे। झू वयांग को आधे घंटे तक दिलासा देने के बाद झू जिशान और झू हेताओ चले गए। ब्रेक थ्रू पॉइंट्स की एक और लहर आई। जियू झाओ देश के 94वें राजकुमार झू जिशान से दिलासा मिलने के लिए होस्ट को बधाई। आपको 500 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। जियू झाओ किंगडम के 94वें प्रिंस झू जिशान से गिफ्ट मिलने पर होस्ट को बधाई। तुम्हें 600 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। झू जिशान और झू हेताओ ने झू वयांग को एक के बाद एक 1000 से ज़्यादा ब्रेक थ्रू पॉइंट्स दिलाए थे। बढ़ती अजीब ताकत को महसूस करते हुए झू वयांग ने बेबस होकर आह भरी। उसे पता था कि वह फिर से आगे बढ़ने वाला है। 80% से 90% लोगों की जिंदगी दुखी थी। डोंगयुआन कॉन्टिनेंट में कई मार्शल आर्टिस्ट थे जो आगे बढ़ना चाहते थे। वे जितना ऊपर पहुंचते उतना अच्छा होता। हालांकि इस समय झू वयांग सच में आगे नहीं बढ़ना चाहता था। बदकिस्मती से दुनिया में चीज़ें अक्सर किसी की मर्जी से नहीं चलतीं।
दूसरे आगे बढ़ना चाहते थे लेकिन झू वयांग नहीं। फिर भी झू वयांग पागलों की तरह आगे बढ़ रहा था। जब लिवर, पेट और बड़ी आंत पूरी तरह से ठीक हो गए तो इसका मतलब था कि झू वयांग पहले ही मिड स्टेज के पीक तक पहुंच चुका था। 5 विसरा रिफाइनमेंट दायरे का। इसके बाद स्प्लीन, ब्लैडर और 3 ट्रंकल कैविटी को ठीक करने का समय था। उफनते अर्थ ब्लड एसेंस के स्किन, मसल्स, टेंडन और हड्डियों के बफर से गुजरने के बाद ये बहुत हल्की ब्लड एसेंस पावर के झोंकों में बदल गया जो उसके अंदरूनी अंगों की ओर बढ़ गए। तड़का लगाना, पोषण देना, सुधारना, सब कुछ सही तरीके से किया गया। ऐसा लग रहा था कि ग्रैंड अर्थ लिमिटलेस टेक्निक झू वयांग के शरीर में खुद ही हुई थी, जिससे उसे अपनी स्प्लीन, ब्लैडर और 3 ट्रंकल कैविटी को बहुत तेजी से तड़का लगाने में मदद मिली। जिस दिल, लिवर, छोटी आंत और बड़ी आंत को तड़का लगाया गया था वे पहले से ही बहुत मजबूत हो गए थे। सभी तरह की छोटी मोटी परेशानियां और बीमारियां दूर हो गई थीं और वे हेल्दी और ताकतवर हो गए थे। फैटी लिवर, दिल की बीमारी और पेट का कैंसर जैसी बीमारियां जो आज के ज़्यादातर लोगों को परेशान करती हैं, उनके लिए असल में एक मनगढ़ंत कहानी थी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हालांकि झू वयांग धरती पर काफ़ी हेल्दी था लेकिन उसके लिवर में एक खास प्रॉब्लम थी। उसे हेपेटाइटिस बी वायरस था और उसका लिवर थोड़ा फैटी था। अगर झू वयांग उस समय 5 विसरा रिफाइनमेंट दायरे में साधना कर पाता तो ये पुरानी बीमारियां ज़रूर दूर हो जातीं। ताकतवर 5 विसरा की वजह से झू वू की ताकत भी बहुत बढ़ गई। उसकी सहनशक्ति बढ़ गई और उसकी शारीरिक ताकत बहुत ज़्यादा हो गई। वह बंदर की तरह कूद सकता था और घोड़े की तरह सर पर दौड़ सकता था। यह एक मार्शल आर्टिस्ट था जिसने अपने 5 विसरा को मजबूत किया था। झू वयांग साफ महसूस कर सकता था कि वह धरती पर रहने के मुकाबले दर्जनों या सैकड़ों गुना ज़्यादा ताकतवर हो गया था। अगर वह इस समय धरती पर लौटता तो झू वयांग को विश्वास था कि वह ओलंपिक्स में कम से कम दर्जनों गोल्ड मेडल जीत पाएगा। मॉडर्न हथियारों का सामना करते समय भी झू वयांग में उनका सामना करने का एक खास लेवल का कॉन्फिडेंस था। जब तक कि वह कोई ताकतवर स्नाइपर राइफल न हो, आम हथियारों के लिए झू वयांग को नुकसान पहुंचाना पहले से ही बहुत मुश्किल था। जब स्प्लीन और ब्लैडर का एक हिस्सा मजबूत हो जाता था तो इसका मतलब था कि झू वयांग की ताकत एक और जंजीर तोड़कर एक नए दायरे में आ गई थी। 5 विसरा रिफाइनमेंट लेट स्टेज। ऐसी ताकत असली मालिक के मिड स्टेज टेंडेंस रिफाइनमेंट दायरे से कहीं ज़्यादा थी। इस समय झू वयांग और असली मालिक के बीच ताकत का फ़र्क कम से कम 20 गुना था। दोनों की तुलना बिल्कुल नहीं की जा सकती थी। असली शरीर के मालिक ने बहुत मेहनत की थी और अपनी जान जोखिम में डालकर उसकी ताकत का कुछ हिस्सा कम कर दिया था। आखिर में उसने अपनी जान भी गंवा दी। ये सब इसलिए ताकि वह अपाहिज बन सके और उसे यूं ही मारे जाने की चिंता न करनी पड़े। लेकिन झू वयांग को यहाँ आए सिर्फ 2 दिन हुए थे और उसने असली मालिक की मेहनत पर पहले ही पानी फेर दिया था। उसने उसे पूरी तरह से बर्बाद भी कर दिया था, उसे बेकार कर दिया था। अगर शरीर के असली मालिक को इस बारे में पता चल जाता तो कौन जानता था कि वह क्या सोचता। झू वयांग सच में चाहता था कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी एनकाउंटर सिस्टम बंद हो जाए। उसे उम्मीद थी कि इससे झू वयांग मरे हुए असली शरीर के मालिक की वजह से सभी ब्रेकथ्रू पॉइंट बचा पाएगा। दुर्भाग्य से एक्स्ट्राऑर्डिनरी एनकाउंटर सिस्टम फिर से काम करना बंद कर चुका था। होस्ट को बधाई की जिंदगी में पहली बार आपको बेवकूफ़ समझा गया। आपको 800 ब्रेकथ्रू पॉइंट्स मिले हैं। होस्ट को बधाई की जिंदगी में दूसरी बार आपको बेवकूफ़ समझा गया। आपको 600 ब्रेकथ्रू पॉइंट्स मिले हैं। होस्ट को बधाई की जिंदगी में पहली बार 5 विसेरा रिफाइनमेंट दायरे के लेट स्टेज को पार किया। तुम्हें 2600 ब्रेकथ्रू पॉइंट्स मिले हैं। ये कौन सा बेवकूफ़ था जो मुझे बेवकूफ़ समझ रहा था? उसने असल में मेरे साथ बेवकूफ़ी भरा बर्ताव किया। सच कहूँ तो इसका मतलब था कि उसकी टर्टल ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक काफ़ी असरदार थी। उसे खुश होना चाहिए। लेकिन जिस बात ने उसे बेबस महसूस कराया वह ये थी कि बेवकूफ़ समझे जाने से उसे ब्रेकथ्रू पॉइंट्स मिलेंगे। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा था। क्या इसे इतना बड़ा चढ़ाकर बताना ज़रूरी था? क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी एनकाउंटर सिस्टम उसे कम रिवॉर्ड दे सकता था? झू जिशान और झू हेताओ के बारे में सोचते हुए जो अभी अभी गए थे, झू वयांग ने सोचा कि इन्हीं 2 बेवकूफ़ों ने उसे बेवकूफ़ समझा होगा। उसे क्या पता था कि झू वयांग पहले ही उनकी सोच समझ चुका था। तुम किसे बेवकूफ़ कह रहे हो? तुम दोनों ही बेवकूफ़ हो। होस्ट को बधाई की जिंदगी में तीसरी बार बेवकूफ़ समझे गए। तुम्हें 400 ब्रेकथ्रू पॉइंट्स मिले हैं। यह खबर फिर फैलने लगी। क्या झू जिशान और झू हेताओ ने उसे फिर से फूल का नाम प्रमोट करने में मदद की? ये दोनों कमीने बहुत बेशर्म थे। मैंने तुम्हारे लिए तीर रोकने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव करते हो। झू वयांग बेबस था। उसे एक बार फिर बहुत सारे ब्रेकथ्रू पॉइंट्स ने ज़मीन पर धकेल दिया और जी भरकर तबाह कर दिया। झू वयांग को नहीं पता था कि भले ही उसने इसका कुछ हिस्सा सही अंदाज़ा लगाया था, लेकिन दूसरा हिस्सा गलत था। जियू झाओ के इंपीरियल पैलेस में तायान हॉल 89वें राजकुमार झू लिबो का घर।
झांग मिंगली मुस्कुराते हुए जू लिबो के स्टडी रूम में आया। जू लिबो यहाँ पढ़ रहा था और साधना करने के लिए बिल्कुल भी अकेले नहीं गया था। जू लिबो को देखकर झांग मिंगली हंसे बिना नहीं रह सका। माँ को इतनी खुशी किस बात से हुई? क्या ऐसा हो सकता है कि माँ की ताकत फिर से बढ़ गई है? जू लिबो ने उत्सुकता से पूछा जब उसने झांग मिंगली को देखा जो अपना मुंह बंद नहीं कर पा रही थी। झांग मिंगली मुस्कुराई और बोली, मुझे हंसी आ रही है कि जू व्यांग कितना बेवकूफ़ है। मेरी बातों से उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे इतनी शर्म आ रही थी कि वह कंबल के नीचे घुसने वाला था। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी इतना सीधा सादा और ईमानदार होगा। वह बिल्कुल भी रॉयल फैमिली का सदस्य नहीं लगता। उसके पास कोई चाल नहीं है। कोई हैरानी नहीं कि उसे बलि का बकरा बनाया गया। अगर वह मर भी जाता है तो भी यह गलत नहीं होगा। माँ, आप आज झू व्यांग से मिलने गई थीं। झू लिबो ने मुंह बनाया। झांग मिंगली ने सिर हिलाया। अगर हम इस आदमी को दिलासा नहीं देंगे तो कौन जाने वह फिर से सुसाइड कर ले। हमने उसे क्राउन प्रिंस की जगह दिलाने के लिए इतनी मुश्किलें उठाईं क्योंकि हम चाहते थे कि वह हमारी ढाल बने। वह इतनी आसानी से नहीं मर सकता। माँ, हमें अलग नहीं दिखना चाहिए। झू लिबो ने आह भरी। इससे हम बुरे लगेंगे। जिंदा रहने के लिए हमने अपनी बेसिक रिजर्वेशन भी खो दी। झांग मिंगली ने अपनी भौहें चढ़ाईं। तुम माँ से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? मैं झू व्यांग के साथ अपना रिश्ता बनाए रखने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। आखिर हमारी पिछली पोजीशन के हिसाब से हम महल में झू व्यांग और उसकी माँ के सबसे करीबी लोग हैं। अगर हम उस काया को दिलासा देने भी नहीं गए तो क्या होगा अगर वह सच में सुसाइड कर ले? न सिर्फ माँ गई बल्कि तुम्हें भी कल झू व्यांग से मिलने जाना है। उसे और मनाओ और पागल सम्राट के कुछ विचार ठीक से बताओ ताकि वह शांत हो सके और क्राउन प्रिंस के तौर पर अपनी पोजीशन को स्टेबल कर सके ताकि वह कुछ समय के लिए तीर रोक सके। ये झू लिबो हिचकिचाया। झांग मिंगली ने नाक सिकुड़ी और कहा, इस समय दूसरे लोग आखिरकार वही कहेंगे जो कहने की ज़रूरत है। अब सबसे ज़रूरी बात उस बेवकूफ़ बच्चे झू व्यांग को खुश करना है। उसे हमारा प्लान खराब मत करने देना। ठीक है, मैं समझ गया। झू लिबो कड़वी मुस्कान के साथ बोला। माँ, जब आप आज क्राउन प्रिंस पैलेस गई थीं तो क्या आपने झू व्यांग की ताकत की जांच करने के लिए ज़ियानिटियन गार्ड्स को बुलाया था? झांग मिंगली ने अपना सिर हिलाया। मैंने नहीं बुलाया। क्या वे इनकाई और लिटिल फूजी नहीं हैं? वे हर दिन झू व्यांग पर ध्यान दे रहे हैं। जैसे ही झू व्यांग की ताकत में कोई हलचल होगी वे हमें तुरंत बता देंगे। लेकिन महल में हर तरह की सीक्रेट टेक्निक हैं। कौन जानता है कि झू व्यांग इतना लकी था कि उसने अपनी ताकत छिपाने के लिए कोई खास सीक्रेट टेक्निक सीख ली थी। झू लिबो की आंखें चमक उठीं। तो सेफ्टी के लिए मुझे अभी भी झू व्यांग को हमें धोखा देने से रोकने के लिए कभी कभी ज़ियानिटियन रेलम गार्ड्स को पर्सनली इन्वेस्टिगेशन करने देना होगा। झांग मिंगली मुस्कुराया। झू व्यांग के डरपोक और बेवकूफ़ दिखने के साथ वह इतना साजिश करने वाला कैसे हो सकता है? अगर वह सच में इतना पावरफुल होता तो उसे बिना किसी विरोध करने की काबिलियत के क्राउन प्रिंस के पद पर नहीं बिठाया जाता। अफसोस करने से अच्छा है कि सेफ रहें। झू लिबो मुस्कुराया और कहा, हालांकि चांस बहुत कम है लेकिन यह नामुमकिन नहीं है। सेफ रहना बेहतर है। मैं कल झू व्यांग से मिलूंगा और ज़ियानिटियन रेलम गार्ड से उसकी ताकत की जांच करवाऊंगा। झांग मिंगली ने बेबसी से कहा, ठीक है, तुम हमेशा इतने सावधान रहते हो। हालांकि झू व्यांग को पता था कि झू लिबो कल आएगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि झू लिबो इतना सावधान रहेगा और खास तौर पर उसकी ताकत की जांच के लिए एक ज़ियानिटियन रेलम गार्ड को भी लाएगा। ऐसी जानबूझकर की गई जांच में एक लेट स्टेज ज़ियानिटियन एक्सपर्ट निश्चित रूप से झू व्यांग की असली ताकत का पता लगा पाएगा। यहाँ तक कि एक मिड स्टेज कोनेट मार्शल आर्टिस्ट के पास भी उसकी असली ताकत का पता लगाने का अच्छा मौका होगा। जियू झाओ नेशन के सबसे ताकतवर राजकुमारों में से एक होने के नाते झू लिबो आसानी से मिड स्टेज या लेट स्टेज ज़ियानिटियन रेलम मार्शल आर्टिस्ट्स को भी इकट्ठा कर सकता था। एक और मुश्किल आने वाली थी। एक बार जब झू लिबो को झू व्यांग की असली ताकत का पता चल गया तो उसका नतीजा निश्चित रूप से अच्छा नहीं होगा। वह शायद तुरंत मारा जाएगा। हालांकि इस समय झू व्यांग की ताकत अभी भी बढ़ रही थी। जितनी तेजी से उसकी ताकत बढ़ रही थी उसके लिए छिपना उतना ही मुश्किल हो रहा था और अपनी असली ताकत दिखाना उतना ही आसान हो रहा था। खुशकिस्मती से झू व्यांग को खतरे का एहसास बहुत ज़्यादा था। ब्रेकथ्रू पॉइंट्स की इस लहर को एब्जॉर्ब करने के बाद उसने अजूर ड्रैगन कंसीलमेंट आर्ट पर बचे हुए काम के ब्रेकथ्रू पॉइंट्स का इस्तेमाल किया। साथ ही उसने अजूर ड्रैगन कंसीलमेंट आर्ट की खेती जारी रखी और सीक्रेट टेक्निक की प्रोग्रेस को लगातार बढ़ाया। झू जिशान और झू हेताओ के आने से झू व्यांग को कई काम के ब्रेकथ्रू पॉइंट्स मिले थे। इन काम के ब्रेकथ्रू पॉइंट्स को एब्जॉर्ब करने के बाद अजूर ड्रैगन सीक्रेट टेक्निक में झू व्यांग की अचीवमेंट्स बहुत बढ़ गई थीं और वह परफेक्शन स्टेज के और करीब पहुंच रहा था। इसके अलावा झू व्यांग का टैलेंट बेमिसाल था और अजूर ड्रैगन कंसीलमेंट आर्ट की उसकी खेती बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी थी। कल तक वह फिर से बहुत सुधार कर पाएगा।
अगली सुबह जू लिबो जू वयांग से मिलने टाइम पर आया। जैसा कि उम्मीद थी, इस कदम से जू वयांग को ब्रेक थ्रू पॉइंट्स की एक और लहर मिली। होस्ट को बधाई कि आपने जियू झाओ नेशन के 89वें प्रिंस जू लिबो को अपनी जिंदगी में पहली बार देखा। आपको 800 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। होस्ट को बधाई कि आपने जियू झाओ नेशन के 89वें प्रिंस जू लिबो से गिफ्ट पाया। आपको 800 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। जैसा कि जियू झाओ इंपीरियल पैलेस के सबसे ताकतवर प्रिंस में से एक से उम्मीद थी, कुछ ही मिनटों में वह जू वयांग के लिए हजारों ब्रेक थ्रू पॉइंट्स ले आया, जो अजीब ताकत की एक बड़ी लहर में बदल गया जो ऊपर तक फैल गई। अगर जू वयांग ने ऐसी सिचुएशन कई बार एक्सपीरियंस नहीं की होती तो उसकी पोल खुल जाती। पारंपरिक तसल्ली के बाद जू लिबो ने जू वयांग को एक राज बताया। भाई वयांग, मुझे कल दूसरे राजकुमारों से खबर मिली कि पिता ने तुम्हें जियू झाओ राष्ट्र का क्राउन प्रिंस इसलिए बनाया क्योंकि कई मंत्रियों और अमीरों ने उनकी बुराई की थी। उन्होंने कहा कि कोई भी क्राउन प्रिंस बच नहीं सकता, इसलिए उन्होंने खास तौर पर तुम्हें जियू झाओ राष्ट्र का क्राउन प्रिंस चुना। सच में? जू वयांग को ये खबर नहीं पता थी और वह थोड़ा हैरान था। जू लिबो ने सिर हिलाया और कहा, यह सच है, इसलिए पिता के इरादे साफ हैं। भाई वयांग, तुम्हें अपनी सुरक्षा की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं समझ गया, धन्यवाद भाई लिबो। हालांकि वह जू लिबो का मकसद जानता था, सच कहूं तो इस खबर से जू वयांग को थोड़ा और आराम महसूस हुआ। लेकिन जिस बात ने जू वयांग का दिल दुखाया वह ये थी कि मिड स्टेज ज़ियानिटियन मार्शल आर्टिस्ट जू लिबो चुपचाप उसे देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह साफ तौर पर उस पर कोई जांच करने वाली टेक्निक इस्तेमाल कर रहा था। ये पता नहीं था कि जू लिबो की जांच रूटीन थी या उसे शक हो गया था, लेकिन जू वयांग पहले से ही सतर्क हो गया था। एजियो ड्रैगन कंसीलमेंट आर्ट को हद तक फैला दिया गया था और उसने अपनी पूरी ताकत से अपना ऑरा छिपा लिया, पूरी कोशिश की कि कोई भी अजीब बात सामने न आए। लेकिन यह पता नहीं था कि जू लिबो ने यह जानबूझकर किया था या नहीं। समय समय पर वह जू वयांग के कंधे पर थपथपाता या उसका कंबल खींच लेता। ऊपर से वह जू वयांग के बारे में परेशान लग रहा था, लेकिन असल में इससे मिड स्टेज ज़ियानिटियन मार्शल आर्टिस्ट के लिए जू वयांग की असली ताकत का पता लगाना आसान हो गया। अच्छी बात यह है कि कल काम के ब्रेक थ्रू पॉइंट्स को समझने के बाद और जू वयांग की कड़ी मेहनत के साथ एजियो ड्रैगन कंसीलमेंट आर्ट, जो पहले ही ग्रेटर मास्टरी स्टेज पर पहुंच चुका था, बहुत बेहतर हो गया था। इसने जू वयांग को मुश्किल से ही बढ़ती अजीब ताकत को दबाने और अपना ऑरा छिपाने दिया। जू लिबो का शक कम करने के लिए जू वयांग ने न सिर्फ विरोध नहीं किया, बल्कि उसने जानबूझकर अपने शरीर के ज्यादातर हिस्सों को बाहर दिखाया ताकि मिड स्टेज ज़ियानिटियन मार्शल आर्टिस्ट ज्यादा साफ तौर पर जांच कर सके। ये सीन देखकर जू लिबो और मिड स्टेज ज़ियानिटियन मार्शल आर्टिस्ट का शक साफ तौर पर बहुत कम हो गया था। कुछ और बार चुपके से जांच करने के बाद वे रुक गए। जू वयांग आखिरकार इस मुसीबत से बच गया था। अगर ऐसा नहीं होता तो वे जू वयांग की ताकत का पता लगा सकते थे अगर उन्होंने जू लिबो को उस मिड स्टेज ज़ियानिटियन एक्सपर्ट के साथ ज़्यादा समय तक जांच करने दिया होता। अगर वे जू वयांग की ताकत का पता नहीं लगा पाते तो भी जू लिबो को शक होता। बाद में वह जू वयांग की ताकत की जांच करने के लिए ज़रूर ज़्यादा ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट को भेजता। अगर ऐसा होता तो उसे बहुत जल्दी पकड़ लिया जाता। सच कहूं तो इस बार जू वयांग की किस्मत काफ़ी अच्छी थी। जू लिबो ने शुरू में जू वयांग की ताकत की जांच करने के लिए एक लेट स्टेज ज़ियानिटियन मार्शल आर्टिस्ट को लाने का प्लान बनाया था, लेकिन उस लेट स्टेज ज़ियानिटियन मार्शल आर्टिस्ट को आखिरी मिनट में कुछ हो गया था, इसलिए वह नहीं आया। जू लिबो सिर्फ एक थोड़े कमज़ोर मिड स्टेज ज़ियानिटियन मार्शल आर्टिस्ट को ही ला सका। फिर भी इस मिड स्टेज ज़ियानिटियन मार्शल आर्टिस्ट की ताकत और दूसरी पार्टी की पावरफुल डिटेक्शन टेक्निक के साथ अगर जू सावधान नहीं रहता तो उसकी पोल खुल जाती। सीधे शब्दों में कहें तो अगर जू वयांग ने कल जू जिशान और जू हेताओ के जाने के बाद एजियो ड्रैगन कंसीलमेंट आर्ट को और बेहतर नहीं किया होता और उसमें बहुत सुधार नहीं किया होता तो 90% चांस था कि जू वयांग आज पोल खुल जाता। एक बार ऐसा हो जाने पर जू वयांग मौत से बच नहीं पाता। खुशकिस्मती से जू वयांग लकी था और उसने काफ़ी मेहनत की थी। ये बहुत बड़ी मेहरबानी थी कि जू लिबो भी ज़्यादा देर नहीं रुका। अपने पीछे मिड स्टेज ज़ियानिटियन मार्शल आर्टिस्ट से सिग्नल मिलने और यह जानने के बाद कि दूसरी पार्टी ने जू वयांग की असली ताकत पहले ही कंफर्म कर दी है, जू लिबो को जाने का बहाना मिल गया। होस्ट को बधाई कि प्रिंस जू लिबो ने जिंदगी में पहली बार उसके खिलाफ साजिश की और उसकी जांच की। आपको 1000 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। होस्ट को बधाई कि जिंदगी में पहली बार एक मिड स्टेज ज़ियानिटियन रियल मार्शल आर्टिस्ट ने उसकी जांच की। आपको 900 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। होस्ट को बधाई की जिंदगी में पहली बार मौत से बाल बाल बचने के लिए आपको 5000 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। जैसे ही जू लिबो क्राउन प्रिंस के चैम्बर से बाहर निकला, जू वयांग ने अपने दिमाग में एक्स्ट्राऑर्डिनरी एनकाउंटर सिस्टम से नोटिफिकेशन सुने। उसके दिमाग में मैसेज की एक सीरीज भर गई और थोड़े ही समय में जू वयांग ने 10,000 से ज़्यादा ब्रेक थ्रू पॉइंट्स पा लिए।
कितना दर्दनाक। जू वयांग ने गुस्से में आकर उस अजीब ताकत को दबा दिया और ग्रैंड अर्थ लिमिटलेस टेक्निक को ध्यान से घुमाया। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि ज़ू लिबो उसे खोज न पाए और उसकी असली ताकत का पता न चल पाए। पछताने से अच्छा था कि पहले से ही सावधान रहा जाए। आखिर असली मालिक की यादों के हिसाब से ज़ू लिबो से निपटना आसान नहीं था। वह सावधान, पाखंडी और खतरनाक था। अगर ऐसा न होता तो जियू झाओ इंपीरियल पैलेस के सबसे ताकतवर राजकुमारों में से एक होने के नाते, टैलेंट में पिछले कुछ क्राउन प्रिंस से भी आगे होने के बावजूद, वह ठीक से नहीं जी पाता और पागल सम्राट ज़ू जेनेवू के हाथों मारा नहीं जाता। इससे ज़ू लिबो की काबिलियत देखी जा सकती थी। इसके अलावा ज़ू लिबो ने ज़ू जेनेवू के खतरनाक हमलों से बचने के लिए 14वीं राजकुमारी ज़ू जून, 38वें राजकुमार ज़ू वेन और दूसरों की तरह बेवकूफ़ बनने का नाटक नहीं किया। इंपीरियल पैलेस में ज़ू लिबो जैसे कुछ ही राजकुमार और राजकुमारियां थीं। ये कुछ ही इंसानों में असली ड्रैगन थे। भविष्य में उनके जियू झाओ देश के सम्राट बनने का बहुत ज़्यादा चांस था। इन लोगों की तुलना में शरीर के पुराने मालिक और उनके बीच ज़मीन आसमान का फ़र्क था। अगर पुराना मालिक तोप का चारा था तो ज़ू लिबो और दूसरे शानदार राजकुमार और राजकुमारियां झंडा उठाने वाले थे। उनके बीच का फ़र्क सोचा जा सकता था। ठीक इसी वजह से ज़ू वयांग ज़ू लिबो की पकड़ से बचकर और शक न होने के बाद इतने सारे ब्रेकथ्रू पॉइंट हासिल कर सका। हालांकि इतने सारे ब्रेकथ्रू पॉइंट ज़ू वयांग के लिए 5 विस्रा रिफाइनमेंट के परफेक्शन तक आगे बढ़ने के लिए काफ़ी नहीं थे, फिर भी वह बहुत करीब था। इस रफ्तार से ज़ू वयांग को फिर से आगे निकलने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। क्राउन प्रिंस के चैम्बर से निकलने के बाद ज़ू लिबो ने तुरंत पूछा, कमांडर वेई, क्या आपको ज़ू वयांग की असली ताकत का पता चला? कमांडर वेई ने गंभीरता से कहा, वह टेंडेंस रिफाइनमेंट के मिड स्टेज में है। उसकी नींव स्टेबल मानी जाती है, लेकिन वह अभी भी आगे बढ़ने से बहुत दूर है। वह योर हाइनेस से मुकाबला नहीं कर सकता। ज़ू लिबो मुस्कुराया और सिर हिलाया। यह अच्छा है, मुझे राहत मिली है। यह उम्मीद की जा रही खबर सुनकर ज़ू लिबो ज़्यादा खुश नहीं था। इसके बाद उसका ध्यान अभी भी मैड एम्परर ज़ू जेनेवू के शक से निपटने पर था। वह मैड एम्परर के मरने तक जितना हो सके उतना जीना चाहता था। आखिरकार मैड एम्परर ज़ू जेनेवू पहले से ही 100 साल से ज़्यादा का था। पहले वह क्यूवी डेविएशन से भी पीड़ित था और उसके दिमाग में कुछ दिक्कतें थीं। वह कभी भी खत्म हो सकता था। एक परफेक्ट ज़ियानिटियन मार्शल आर्टिस्ट की उम्र आमतौर पर 150 साल से ज़्यादा नहीं होती थी। ज़ू जेनेवू की उम्र खत्म होने में सिर्फ 10 साल बचे थे। और ज़ू जेनेवू की ज़िंदगी तो बस 150 साल ही थी, जो एक आइडियल हालत में हो सकती थी। लेकिन ज़ू जेनेवू अब आइडियल हालत में नहीं था। हो सकता है कि वह 1 और महीना भी न जी पाए और अचानक मर जाए। ज़्यादा से ज़्यादा ये 5 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब तक वह इन 5 सालों तक जिंदा रहता, ज़ू लिबो के पास जो ताकत और असर था, उसके सम्राट बनने का बहुत ज़्यादा चांस था। उसे बस यही उम्मीद थी कि पागल सम्राट ज़ू जेनेवू के मरने से पहले वह अपने लेवल के कुछ और राजकुमारों और राजकुमारियों को मार सके। यही सबसे अच्छा होगा। इसके बाद उसे उस सुअर ज़ू वेनसी को फंसाने का कोई तरीका सोचना था। सबसे अच्छा होगा अगर वह उससे कोई कमी निकलवा सके। वह एक और बड़े दुश्मन से निपट पाएगा। ज़ू लिबो के जाने के कुछ समय बाद ही और राजकुमार और राजकुमारियां उससे मिलने आए। इन लोगों का मकसद भी ज़ू लिबो और झांग मिंगली जैसा ही था। उन्हें उम्मीद थी कि वह एक अच्छा शील्ड बनेगा और इतनी परेशानी नहीं खड़ी करेगा और सबकी मेहनत बर्बाद नहीं करेगा। लेकिन झू वयांग, जो उनकी शील्ड है, को ठीक से काम करने देने के लिए उन्होंने यह बात जोर से नहीं कही। उन्होंने परेशान होने का नाटक भी किया और उसे दिलासा दिया, लेकिन झू वयांग की समझदारी की वजह से उसने इन लोगों का असली रंग पहचान लिया। जाहिर है इससे उसे बहुत परेशानी हुई। आजकल ज़्यादा स्मार्ट होना अच्छा नहीं है। झू वयांग बिस्तर पर लेटा रहा और चुपचाप बंद रहा। वह जोर जोर से एज और ड्रैगन कंसीलमेंट आर्ट की साधना करता रहा। ब्रेक थ्रू पॉइंट्स का असर सहता रहा। जब वह सो रहा होता तो सिस्टम उसे जगा देता। इस तरह एक एक दिन मतलब से गुजरता रहा। बस इतना था कि ज़ू वयांग को इस तरह की लाइफ स्टाइल से बहुत दुख होता था, क्योंकि वह एक फिटनेस का शौकीन था और रोज़ बिस्तर पर रहने के बजाय घूमना फिरना पसंद करता था। हालांकि जिंदगी और मौत के सामने ये थोड़ी सी कड़वाहट ज़्यादा नहीं लगती थी। जब वह धरती पर था तो ज़ू वयांग उन बच्चों से बहुत जलता था जिनके माता पिता थे। उसे लगता था कि वे बहुत खुश हैं, जबकि वह सिर्फ एक अनाथ था। वह अपने होने का एहसास तभी कर सकता था जब वह अपने शरीर को ट्रेन करता, जिससे कुछ समय के लिए उस अकेलेपन के एहसास से छुटकारा मिल जाता। लेकिन ट्रांसमाइग्रेट करने और सच में एक पिता और कई सौतेली माँओं के होने के बाद ज़ू वयांग को अचानक लगा कि अनाथ होना बेहतर है। अगर वह अब भी अनाथ होता तो वह एक्स्ट्राऑर्डिनरी एनकाउंटर सिस्टम का जितना चाहे उतना इस्तेमाल कर सकता था। वह अपनी ताकत बहुत तेज़ी से बढ़ा सकता था, बहुत ज़्यादा ताकत हासिल कर सकता था और दुनिया घूम सकता था।
लेकिन क्योंकि वह जियू झाओ नेशन का क्राउन प्रिंस था, इसलिए उसके पास ऐसी मुश्किलें झेलने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह अपनी ताकत भी ठीक से नहीं बढ़ा पा रहा था। एक्स्ट्राऑर्डिनरी एनकाउंटर सिस्टम इस समय उसके लिए कोई मौका नहीं था। इसके बजाय यह मौत का ताबीज बन गया था। काश ये सिस्टम कुछ साल बाद जाग पाता। जब पागल सम्राट झू झेनवू की मौत हो गई और झू वियांग बिना गुट का राजकुमार बनने के लिए दूसरी जगह चला गया, तो वह अपनी साधना बढ़ाने के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी एनकाउंटर सिस्टम की ताकत का इस्तेमाल कर सकता था। समुद्र बहुत बड़ा था और आसमान ऊंचा था। वह जो चाहे कर सकता था। ऐसा कैसे होगा? ये जानना जरूरी था कि इस समय माहौल की पाबंदियों की वजह से झू वियांग के पास ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स मिलने की फ्रीक्वेंसी को रोकने की पूरी कोशिश करने के अलावा कोई चारा नहीं था। फिर भी उसकी ताकत बहुत तेजी से बढ़ी थी। अगर वह ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स कमाने के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी एनकाउंटर सिस्टम का आज़ादी से इस्तेमाल कर पाता, तो झू वियांग के बेहतर होने की स्पीड कम से कम कई गुना बढ़ जाती। उस स्पीड से 1 साल से भी कम समय में झू वियांग बेड़ियों को तोड़कर जियानटियन दायरे की चोटी तक पहुंच सकता था। बदकिस्मती से जियू झाओ देश के क्राउन प्रिंस के तौर पर झू वियांग के लिए 1 साल की आज़ादी मिलना नामुमकिन था। 1 साल तो दूर, 1 महीना भी एक लग्जरी था। लेकिन झू वियांग के लिए जियाटियन दायरे या उससे ऊपर जाने और खुद को बचाने की ताकत पाने के लिए सिर्फ 1 महीना काफ़ी नहीं था। इसके अलावा जियू झाओ नेशन में कई एक्सपर्ट थे और महल में बहुत सारे जियाटियन दायरे के गार्ड थे। अगर झू वियांग परफेक्टेड जियाटियन दायरे में आगे बढ़ भी जाता, तो इस बात का बहुत ज़्यादा चांस था कि उसे जियू झाओ नेशन के कई जियाटियन दायरे के कल्टीवेटर घेर कर मार डालेंगे। इसलिए अगर उसे सच्ची आज़ादी चाहिए थी, तो उसे पागल सम्राट झू झेनवू के खत्म होने तक इंतजार करना पड़ा। झू वियांग ने बेबसी से आह भरी और खुद को साधना में लगा दिया। एजियो ड्रैगन कंसीलमेंट आर्ट में सुधार होता रहा। उसकी स्पीड दूसरे मार्शल आर्टिस्ट से कहीं ज़्यादा थी। जल्द ही रात के खाने का समय हो गया। यही एक चीज़ थी जिसका वह हर दिन इंतजार कर सकता था। आखिर महल का खाना सच में बहुत स्वादिष्ट था। हमेशा की तरह उसने लाई चुन और चूजिया को खाना चखने दिया। ये पक्का करने के बाद कि उसमें जहर नहीं है, झू वियांग ने दोनों पर्सनल नौकरानियों को भगा दिया और खाने का मजा लेने लगा। होस्ट को जिंदगी में पहली बार ड्रग मिक्स्ड ऑस्मांथस शार्क फिन चखने के लिए बधाई। आपको 500 ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। होस्ट को जिंदगी में पहली बार कंसील्ड ब्लड पिल से ड्रग लेने के लिए बधाई। तुम्हें 1000 ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। झू वियांग हैरान रह गया। असली मालिक की यादों के मुताबिक झू वियांग जानता था कि महल में कई राजकुमार और राजकुमारियां अपने दुश्मनों को फंसाने के लिए अक्सर जहर की जगह तरह तरह के टॉनिक और गोलियों का इस्तेमाल करते थे। उस समय उसे लगा कि यह काफ़ी क्रिएटिव है। हालांकि झू वियांग ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसके खिलाफ इतनी जल्दी साजिश रची जाएगी, और वह भी एक ऐसी गोली से जो उसकी ताकत बढ़ा सकती थी। वैसे उसे क्राउन प्रिंस को पद संभाले हुए कुछ ही दिन हुए थे। पहले से ही ऐसे लोग क्यों थे जो इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे? क्या वे राजकुमार और राजकुमारियां अब भी चाहते थे कि वह उनकी ढाल बने? क्या उन्हें इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत थी? जल्द ही झू वियांग को एक्स्ट्राऑर्डिनरी एनकाउंटर सिस्टम से कुछ नोटिफिकेशन याद आए। उन नोटिफिकेशन का मतलब था कि दूसरे उससे नफरत करते हैं। ये नोटिफिकेशन पागल सम्राट झू झेनवू के उसे भेजे जाने के बाद आए थे। एक लेटर जिसमें लिखा था, एक अमीर आदमी को अकेलेपन से बचने की ज़रूरत है। क्या ऐसा हो सकता है कि जिन राजकुमारों और राजकुमारियों ने नफरत वाले नोटिफिकेशन भेजे थे, उन्होंने उस पर हमला किया हो? ऐसा होने की बहुत संभावना थी। लेकिन क्या इन लोगों को इतना छोटा होना था? क्या ये सिर्फ एक कैलीग्राफी पीस नहीं था? उन्हें उसके साथ इतना बेरहम क्यों होना पड़ा? अगर वे चाहते तो झू वियांग उन्हें दे सकता था। उन्हें उसे ड्रग क्यों देना पड़ा? ये बहुत ज़्यादा था। हालांकि उसे ड्रग दिया गया था, लेकिन शुरुआती घबराहट के बाद झू वियांग जल्दी समझ गया। हालांकि पागल सम्राट झू झेनवू ने पहले ही 100 से ज़्यादा राजकुमारों और राजकुमारियों को मार डाला था, लेकिन सालों की कड़ी मेहनत की वजह से उसके 200 से ज़्यादा बच्चे अभी भी बचे हुए थे। इतने सारे राजकुमारों और राजकुमारियों में से सिर्फ 10 से 20 ही ऐसे थे जिन्हें क्राउन प्रिंस चुना जा सकता था। ज़्यादातर राजकुमारों और राजकुमारियों के क्राउन प्रिंस चुने जाने का कोई चांस नहीं था। इसलिए इन लोगों ने झू वियांग को ढाल के तौर पर लेने की परवाह नहीं की। झू वियांग को पागल सम्राट से दिलासा पाते देखकर उनके लिए जलन में उस पर हमला करना आम बात थी। खुशकिस्मती से, शायद इसलिए कि वे डरे हुए थे, ये देखते हुए कि झू वियांग अभी भी कई ताकतवर राजकुमारों और राजकुमारियों के लिए ढाल था, दूसरी पार्टी ने उसे जहर देकर नहीं मारा। उन्होंने उसे सिर्फ ड्रग दिया था और उसे मारने का उनका कोई इरादा नहीं था। नहीं तो झू वियांग आज खतरे में होता। जियू झाओ नेशन में कई जहर ऐसे थे जिनकी थोड़ी सी मात्रा से ही लोगों की मौत हो सकती थी। जैसे ही वह लाइचुन और चूजिया को ये बताने वाला था, झू वियांग को कुछ सूझा। उसकी ताकत बढ़ रही थी और उसे छिपाना मुश्किल होता जा रहा था। अगर वह दूसरों को दिखाई गई ताकत बढ़ा पाता, तो झू वियांग के लिए अपना ऑरा छिपाना आसान हो जाता।
अब जब उसे इतना अच्छा मौका मिला है तो क्यों न इसका फ़ायदा उठाया जाए। इस तरह भले ही वह भविष्य में अपनी ताकत न छिपा पाए, फिर भी वह दोष नशे पर डाल सकता था। ऐसी ही घटनाओं के साथ भविष्य में दूसरों के लिए उस पर विश्वास करना आसान हो जाएगा। ये सोचने के बाद जू वेयांग ने मुंह बनाया और खाना खाने बैठ गया। स्पेशल अपॉर्चुनिटी सिस्टम का नोटिफिकेशन बार बार फ्लैश हो रहा था। होस्ट को जिंदगी में पहली बार ड्रग वाला चेरी मीट चखने के लिए बधाई। आपको 500 ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। होस्ट को जिंदगी में पहली बार ड्रग वाला हिबिस्कस केक चखने के लिए बधाई। आपको 500 ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। होस्ट को जिंदगी में पहली बार टॉनिक वाला स्टू किया हुआ मोटा बत्तख चखने के लिए बधाई। आपको 500 ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। जल्द ही जू वेयांग ने लगभग 10 डिशेस खा लीं। उसी समय बाहर पहरा दे रहे लाइचुन और चूजिया को भी कुछ महसूस हुआ। चूजिया, क्या तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? लाइचुन का चेहरा अचानक पीला पड़ गया जब उसने डर से चूजिया को देखा। चूजिया की आंखें चौड़ी हो गईं। लाइचुन, तुम्हें भी महसूस हो रहा है? लाइचुन ने थोड़ा सिर हिलाया। हालांकि वे डिश जहरीली नहीं है, लेकिन उनमें ताकत बढ़ाने के लिए टॉनिक मिलाया गया है। इसके अलावा मुझे नहीं पता कि टॉनिक का असर कम करने के लिए खाने में अब तक क्या मिलाया गया था। जल्दी करो और क्राउन प्रिंस को रोको। चूशिया के पास सोचने का समय नहीं था। वह तुरंत बेडरूम में भागी और स्टडी की तरफ भागी जहां जू वेयांग खाना खा रहा था। जल्दी ही वे दोनों जू वेयांग की स्टडी में भागे। महाराज, किसी ने खाने में नशीला पदार्थ मिलाया है, इसे मत खाए। रुको महाराज। लाइचुन और चूशिया को स्टडी में भागते हुए देखकर जू वेयांग पहले तो हैरान रह गया। फिर उसे कुछ महसूस हुआ। क्या मेरे शरीर में क्या गड़बड़ है? ऐसा लग रहा है जैसे मुझमें आग लगी हो। मेरी वाइटल एनर्जी और खून बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इस खाने में जहर है। ये कहते हुए जू वेयांग जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया। उसका चेहरा डर से भर गया था क्योंकि वह ग्रैंड अर्थ लिमिटलेस टेक्निक सर्कुलेट करने लगा था, जैसे वह बहुत ज्यादा मेडिसिनल पावर सोख रहा हो। उसी समय जू वेयांग की ताकत बहुत तेजी से बढ़ने लगी। तैयार खाना और जू वेयांग को देखकर, जो बेबस होकर अपनी ताकत बढ़ाने के लिए जमीन पर गिर गया था, लाइचुन और चूजिया लगभग रो पड़े। महाराज, हमने ये जानबूझकर नहीं किया। हमें उम्मीद नहीं थी कि कोई आपको ड्रग देगा, और यह एक टॉनिक है जो ताकत बढ़ाने के असर को देर से कर सकता है। नहीं तो हम आपको इसे खाने नहीं देते। इतना बुरा कौन है जो क्राउन प्रिंस पर इस जहर का इस्तेमाल करेगा? उनके इरादे समझ से परे हैं। जैसे ही उन दोनों ने बोलना खत्म किया, उन्होंने महसूस किया कि जू वेयांग का ऑरा बहुत बढ़ गया है। अच्छा नहीं, मैं टेंडेंस रिफाइनमेंट के लेट स्टेज में पहुंच गया हूं। अभी भी बहुत सारी मेडिसिनल पावर है जो मैंने एब्जॉर्ब नहीं की है। अगर मैंने वह सब एब्जॉर्ब कर लिया तो मुझे डर है कि मेरी ताकत ज़बरदस्ती गोल्डन बोन्स रिफाइनमेंट के दायरे में पहुंच जाएगी। लाइचुन और चूजिया ने कहा, तो हमें क्या करना चाहिए? महाराज, क्या आप दवा का असर निकाल सकते हैं? जू वेयांग कड़वाहट से मुस्कुराया। अपनी ताकत से मैं इतनी ज़्यादा दवा की ताकत कैसे निकाल सकता हूँ? मैं इसे अब और नहीं सह सकता। प्लीज़ ये खबर जल्द से जल्द फैलाओ। साथ ही कटलरी भी ले आओ और शाही डॉक्टरों से उनकी जांच करवाओ कि बर्तनों में कौन सा जहर डाला गया है। इस बार मेरी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। एक बार किसी ने इस बात को पकड़ लिया और छोड़ा नहीं तो नतीजे सोच से भी परे होंगे। अगर सब ठीक नहीं हुआ तो ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्हें मेरे टैलेंट से जलन हो और वे मेरे साथ बेरहमी कर सकते हैं। आपको तुरंत यह बात फैलानी होगी और सबको बताना होगा कि मुझे फंसाया गया था। लाइचुन और चूजिया भी घबरा रहे थे। जब उन्होंने जू वेयांग की बातें सुनी तो वे जल्दी से बाहर भागे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हमें याद है। महाराज, आपको डटे रहना होगा। इतना भी मत सुधरो। दो नौकरानियों को घबरा कर जाते देख जू वेयांग के चेहरे पर मुस्कान आ गई क्योंकि उसने ब्रेकर थ्रू पॉइंट से बदली हुई अजीब सी ताकत को सोखना शुरू कर दिया था। इस बार उसे नशा देने वाला आदमी काफ़ी दिलदार था। दवा का असर बुरा नहीं था। आम हालात में ये कम से कम जू वेयांग की ताकत को गोल्डन बोन्स रिफाइनमेंट दायरे के मिड स्टेज तक बढ़ा सकता था। हालांकि खुद को ज़्यादा सुरक्षित बनाने के लिए जू वेयांग ने तय किया कि एक परफेक्टेड गोल्डन बोन्स रिफाइनमेंट कल्टीवेटर की ताकत दिखाना बेहतर होगा। इस तरह अपनी असली ताकत छिपाना बहुत आसान होगा। इस समय जू वेयांग की ताकत सिर्फ 5 विसरा रिफाइनमेंट दायरे के लेट स्टेज पर थी। नहीं, सही कहें तो वह बहुत जल्द परफेक्टेड स्टेज तक पहुंच पाएगा। आखिरकार टॉनिक दवा के साथ महल के ढेर सारे खाने का मजा लेने के बाद जू वेयांग को लगभग 10,000 ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स मिल गए थे। खाने में दवा के साथ जू वेयांग की ताकत निश्चित रूप से एक और छोटे दायरे से बढ़ सकती थी। ये सोचकर जू वेयांग, जो अभी मुस्कुरा रहा था, तुरंत भौहें चढ़ा लीं। उसे 5 विसरा रिफाइनमेंट दायरे के लेट स्टेज में पहुंचे हुए कितना समय हो गया था। वह असल में फिर से ब्रेकर थ्रू करने वाला था।
क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी एनकाउंटर सिस्टम उसे अच्छी तरह से जीने नहीं दे सकता था? क्या यह उसे थोड़ा धीरे ब्रेक थ्रू करने नहीं दे सकता था? या यूं कहें कि यह एक दायरे को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी ब्रेक थ्रू पॉइंट्स की संख्या बढ़ा सकता था? वह हमेशा इतनी आसानी से ब्रेक थ्रू करता था कि जू वियांग को साधना की मुश्किल बिल्कुल महसूस नहीं होती थी। क्या ये किसी कूड़े के टुकड़े को पालने जैसा नहीं था जो चाहे खा और पहन सकता था? मेरी साधना ब्रेक थ्रू की मुश्किल बढ़ाओ, नहीं तो मुझे अपने बेडरूम में रहने के लिए दोष मत दो। बहुत सारे ब्रेक थ्रू पॉइंट्स के असर से जू वियांग के ब्लैडर और 3 ट्रंकल कैविटी जल्दी से टैंपर हो गए। इसके बाद आखिरी 2 अंदरूनी अंगों की टैंपरिंग करने का समय था, फेफड़े और किडनी। अगर वह अपने फेफड़ों की टैंपरिंग पूरी कर पाता तो जू वियांग अगर दिन में 10,000 सिगरेट भी पीता तो भी उसके फेफड़ों को कोई दिक्कत नहीं होती। टैंपरिंग के बाद उसका शरीर उसके फेफड़ों में मौजूद अलग अलग टॉक्सिन को असरदार तरीके से बाहर निकाल सकता था। अफसोस की बात है कि यह धरती नहीं थी और यहाँ सिगरेट नहीं थी। खुशकिस्मती से जू वियांग धरती पर रहते हुए कभी कभी ही सिगरेट पीता था और उसे इसकी आदत नहीं पड़ी, इसलिए इसे सहना इतना मुश्किल नहीं था। अगर वह पाइप पीता होता तो शायद वह पहले ही पागल हो गया होता। जहां तक किडनी की टैंपरिंग के फायदों की बात है तो उनके बारे में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हर आदमी चाहता था कि उसकी किडनी अच्छी तरह से ठीक हो और बेहतर हो। जब किडनी की धार पूरी हो जाती तो भले ही उसका सुनहरा भला किसी खंभे को गिरा न पाता, लेकिन वह रात में कम से कम 7 बार तो चल ही सकता था। पागल सम्राट जू झेनवू सिर्फ 100 साल में इतने सारे राजकुमारों और राजकुमारियों को कैसे जन्म दे सका, इसका श्रेय उसकी किडनी की ताकत को दिया जा सकता है। ये सब साधना से था। पृथ्वी का खून का सार पहले ही घने काले बादलों में बदल चुका था जिसने जू वियांग के अंदरूनी अंगों को ढक लिया था। उसकी स्किन, मसल्स, टेंडन और हड्डियों से छनकर ये बहुत हल्का हो गया और उसके फेफड़ों और किडनी को ढक लिया। अगर वह अपने शरीर को तड़का लगाना चाहता था तो उसे पहले अपने खून के सार को बढ़ाना था। काफ़ी ताकतवर खून के सार के बिना एक मार्शल आर्टिस्ट के शरीर को तड़का लगाना नामुमकिन था। शरीर की तड़का जितनी गहरी और अच्छी तरह से होती उतनी ही ज़्यादा ताकतवर ची और खून की ज़रूरत होती। इसलिए ब्रेक थ्रू पॉइंट से बदली हुई अजीब ताकत ने सबसे पहले जू वियांग के धरती के ची और खून के सार को बढ़ाया। जब अर्थ क्यूई और ब्लड एसेंस एक खास लेवल पर पहुंचे तभी उसने उसके अंदरूनी अंगों को मजबूत करना शुरू किया। अर्थ क्यूई और ब्लड एसेंस की परतें उसके शरीर में आपस में गुंथ गईं और घूमती रहीं, उसके अंदरूनी अंगों से गुजरती रहीं, उन्हें दबाती रहीं, मजबूत करती रहीं, पोषण देती रहीं। यह एक बहुत ही असरदार प्रोसेस था और इससे जू वियांग की ताकत तेजी से बढ़ी। जब उसके फेफड़े और किडनी मजबूत हुए तो इसका मतलब था कि जू वियांग की ताकत एक नए लेवल पर पहुंच गई थी। 5 विसरा रिफाइनमेंट दायरे की परफेक्शन। वह पहले से ही बंदर की तरह कूद सकता था और घोड़े की तरह सरपट दौड़ सकता था। कुछ मॉडर्न कारें भी जू वियांग की स्पीड को नहीं पकड़ पाती। ये तो बताने की ज़रूरत नहीं कि जू वियांग का बेस बहुत पावरफुल था, उसी लेवल के मार्शल आर्टिस्ट से कहीं बेहतर। अगर आम मार्शल आर्टिस्ट इलेक्ट्रिक कार होते तो जू वियांग एक सुपर स्पोर्ट्स कार थी। दोनों के बीच का अंतर सोचा जा सकता था। ताकत, डिफेंस, स्पीड, हर खूबी में और सुधार हुआ। उसकी अर्थ क्यूई और ब्लड एसेंस की ताकत के बारे में कहने की ज़रूरत नहीं थी। वह पहले से ही बोन मैरो रिफाइनमेंट दायरे या ब्लड रिफाइनमेंट दायरे के कल्टीवेटर के बराबर था। इस समय जू वियांग की ताकत इतनी ज़्यादा थी कि उसके लिए बोन मैरो रिफाइनमेंट दायरे या ब्लड रिफाइनमेंट दायरे में मार्शल आर्टिस्ट को लगातार हराना बहुत आसान था। अपना हाथ उठाकर जू वियांग 20,000 कैटी से भी ज़्यादा ताकत लगा सकता था। धरती पर यह सिर्फ एक कल्पना थी। इस रहस्यमयी दुनिया में भी सिर्फ लेट स्टेज ब्लड रिफाइनमेंट दायरे से ऊपर के मार्शल आर्टिस्ट ही इतनी ज़बरदस्त ताकत दिखा सकते थे। जू वियांग की पूरी ताकत अब क्राउन प्रिंस के महल में महल की सबसे कमज़ोर नौकरानियों और हिजड़ों के ग्रुप के बराबर ही थी। क्राउन प्रिंस पैलेस के गार्ड्स की बात करें तो उनमें से सबसे कमज़ोर मेरिडियन फोजिंग दायरे में थे। जू वियांग अभी भी उनसे काफ़ी दूर था। होस्ट को बधाई कि तुमने अपनी ज़िंदगी में पहली बार परफेक्टेड 5 विसेरा रिफाइनमेंट दायरे में आगे बढ़ गए। तुम्हें 3000 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। ब्रेक थ्रू पॉइंट्स की इस लहर को सोखने और अपनी अभी की ताकत को स्थिर करने के बाद जू वियांग की ताकत भी ऊपर से परफेक्टेड गोल्डन बोन्स रिफाइनमेंट दायरे में पहुंच गई थी। इस समय लाइचुन और चूशिया भी लोगों के एक बड़े ग्रुप के साथ क्राउन प्रिंस के चैम्बर की ओर दौड़े। वे इनकाई, फैंग युआन और दूसरों के एक्सप्रेशन टेंशन वाले और काफ़ी बुरे थे। लाइचुन, चूशिया, तुम दोनों क्या कर रहे हो? तुम्हें खाने में ताकत बढ़ाने वाली गोलियों का पता भी नहीं चला। अब जब हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस की ताकत इतनी बढ़ गई है, अगर इससे हिज मैजेस्टी को गुस्सा आया तो तुम दोनों अपनी जान देकर भी इसकी कीमत चुकाने का इंतजार कर सकते हो। कौन सा कमीना इतनी हद पार कर गया? 168वां प्रिंस अभी अभी क्राउन प्रिंस के पद पर बैठा है, लेकिन वे पहले से ही उस पर हमला करने का इंतजार नहीं कर सकते।
क्या वे यह नहीं बता सकते कि 168वें प्रिंस के सिंहासन पर बैठने की संभावना लगभग 0 है? हमेशा कुछ अदूरदर्शी प्रिंस और प्रिंसेस होंगे जो घमंडी होंगे। हमें दूसरे प्रिंस को इस बारे में बताना होगा और उन्हें पता लगाने देना होगा कि वह कमीना कौन है और उसे चेतावनी देनी होगी। भविष्य में क्राउन प्रिंस का सारा खाना ज़ियानटियन इलाके के मार्शल आर्टिस्ट जरूर चखेंगे। साथ ही उन्हें कुछ समय बाद अंदर भी भेजा जाएगा। हमें ऐसा दोबारा नहीं होने देना चाहिए। हिजड़ों, गार्ड और महल की नौकरानियों का एक ग्रुप घबराकर स्टडी रूम में आया। उन्हें तुरंत जू व्यांग की परफेक्टेड गोल्डन बोन्स रिफाइनमेंट कल्टीवेशन का ऑरा महसूस हुआ। उन सभी को तुरंत ऐसा लगा जैसे उन पर बिजली गिर गई हो। लाइचुन और चूजिया ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। परफेक्टेड गोल्डन बोन्स रिफाइनमेंट, यह एक परफेक्टेड गोल्डन बोन्स रिफाइनमेंट कल्टीवेटर का ऑरा है। क्राउन प्रिंस को असल में इस तरह किसने फंसाया? उन्होंने असल में क्राउन प्रिंस पर इतना पावरफुल टॉनिक इस्तेमाल किया जिससे उनकी ताकत इतनी बढ़ गई। अब हमें क्या करना चाहिए? परफेक्टेड गोल्डन बोन्स रिफाइनमेंट रेलम का एक 17 साल का मार्शल आर्टिस्ट बाहर की दुनिया में भी जीनियस है, महल की तो बात ही छोड़िए। अगर उससे जलन होने लगी तो हिज हाइनेस द क्राउन प्रिंस के लिए नतीजे चिंताजनक होंगे। ये बात दूसरे प्रिंस और हिज मैजेस्टी को तुरंत बतानी चाहिए ताकि उन्हें शक न हो। मिड स्टेज टेंडेंस रिफाइनमेंट रेलम से लेकर परफेक्टेड गोल्डन बोन्स रिफाइनमेंट रेलम तक यह एक पूरा मेजर रेलम और 6 माइनर रेलम हैं। दूसरी पार्टी ने खाने में बहुत ज़्यादा टॉनिक मिलाया है। ये साफ है कि वह हिज हाइनेस द क्राउन प्रिंस को मारना चाहता है। इस तरह की बात बर्दाश्त नहीं की जा सकती। योर हाइनेस, मेरी संवेदनाएं, बातों को ज़्यादा गंभीरता से न लें। यह आपकी गलती नहीं है कि आपकी ताकत बढ़ गई है। किसी ने आपको ड्रग दिया है। हम ये बात ज़रूर महाराज को बताएंगे और उन्हें आपसे नाराज़ नहीं होने देंगे। जू व्यांग ने दुखी होने का नाटक किया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था जब वह बिस्तर पर लौटा और ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स की मार सहता रहा। होस्ट को जिंदगी में पहली बार दूसरों के खिलाफ साजिश रचने में कामयाब होने के लिए बधाई। आपको 2000 ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। होस्ट को जिंदगी में पहली बार नशीला खाना खाने का रिस्क लेने के लिए बधाई। आपको 1000 ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। होस्ट को जिंदगी में पहली बार ईमानदारी से देखभाल किए जाने के लिए बधाई। तुम्हें 800 ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। जू व्यांग, जो कंबल के नीचे लेटा हुआ था, जल्दी से फिर से कांपने लगा। वह एक डरपोक छोटे लड़के की तरह था जो बहुत दुखी और डरा हुआ था। वह बस कंबल के नीचे छिपकर कांप सकता था। ये खबर कि जू व्यांग को ड्रग दिया गया था और उसकी ताकत बढ़ गई थी, पूरे महल में हैरानी की बात है कि तेजी से फैल रही थी। कुछ राजकुमार और राजकुमारियां जो जू व्यांग के बारे में चिंतित थे, उन्हें ये खबर सबसे पहले मिली। उस बेवकूफ़ जू व्यांग को क्राउन प्रिंस की जगह पर बिठाना हमारे लिए आसान नहीं था। मुझे लगा था कि हम कुछ समय के लिए शांति से रह पाएंगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई फिर से परेशानी खड़ी करेगा। क्या उन कमीनों को सच में लगता है कि हम उन्हें क्राउन प्रिंस की जगह पर नहीं बिठा सकते? ये तो पागल बादशाह के कुछ शब्द हैं। क्या इससे जलन होनी चाहिए? इनमें से कुछ राजकुमार और राजकुमारियां सच में छोटी सोच वाले हैं। उन्हें सबक सिखाने और उन्हें ठीक से काम करने का कोई तरीका सोचो। उन्हें हमारे प्लान खराब मत करने दो। क्राउन प्रिंस पैलेस के शाही शेफ की जांच करो और देखो कि कौन सा राजकुमार या राजकुमारी हमारे प्लान को खराब कर रहा है। अगर हम उन्हें ढूंढ लेते हैं तो हम दूसरे बंदरों को डराने के लिए उनकी बुरी तरह पिटाई करेंगे। अगर जू व्यांग मर जाता है तो क्या मुझे जल्द ही क्राउन प्रिंस की जगह पर नहीं बिठा दिया जाएगा? ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जू व्यांग की सुरक्षा के लिए तुरंत 2 ज़ियानटियन रियल इंपीरियल गार्ड्स को क्राउन प्रिंस पैलेस में भेजो। सच कहूं तो जिन सभी प्रिंस और प्रिंसेस को क्राउन प्रिंस के पद पर प्रमोट होने का मौका मिला था, वे सबसे अच्छे थे। पिछले 17 क्राउन प्रिंसेस की तरह वे सभी खास तौर पर शानदार थे। ये बात खास तौर पर उन क्राउन प्रिंसेस के लिए सच थी जो टॉप 10 में थे। उन सभी ने कई प्रिंस और प्रिंसेस से मुकाबला किया था और आखिरकार क्राउन प्रिंस बने थे। ये कहना बिल्कुल भी बड़ा चढ़ाकर नहीं होगा कि वे सभी प्रिंस और प्रिंसेस में सबसे शानदार थे। जब क्राउन प्रिंसेस की संख्या 10 तक पहुंची, तभी वे धीरे धीरे कम शानदार होते गए। 10 क्राउन प्रिंसेस पहले ही मर चुके थे। कोई बेवकूफ़ भी बता सकता था कि क्राउन प्रिंस बनने का मतलब असल में मौत है। इसके अलावा पागल सम्राट जू जेनवू ने जानबूझकर क्राउन प्रिंस के पद का इस्तेमाल उन प्रिंस और प्रिंसेस को मारने के लिए किया था जिनसे वह नफरत करता था। इसलिए डिजिट के बाद प्रिंस और प्रिंसेस 10 एक दूसरे से कमतर थे। जब असली होस्ट क्राउन प्रिंस की जगह ले रहा था, तभी जियू झाओ नेशन के क्राउन प्रिंस की बॉटम लाइन फिर से रिफ्रेश हुई। जो क्राउन प्रिंस बॉडी के पिछले मालिक से पहले थे, उन्हें कम से कम जीनियस तो माना ही जा सकता था। इसके अलावा उनके बैकग्राउंड, काबिलियत और स्किल्स अलग अलग थे। बदकिस्मती से वे सभी मर चुके थे।
जैसे ही झू झेनवू अपनी जलन का अगला टारगेट नया क्राउन प्रिंस बनने और उसे मारने का मौका ढूंढने वाला था, दर्जनों प्रिंस और प्रिंसेस जो उस पोजीशन पर पहुंचने के खतरे में थे, उन्होंने मिलकर कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया। इसके अलावा झू झेनवू को यह भी एहसास हुआ कि इससे कोर्ट में पहले ही उथल पुथल मच चुकी है। जियू झाओ नेशन हंसी का पात्र बनने वाला था और इससे झू झेनवू की रेप्यूटेशन को भी बहुत नुकसान हुआ था। इसलिए झू झेनवू ने इस सिचुएशन का फायदा उठाया और पिछली बॉडी के मालिक को 18वां क्राउन प्रिंस चुना। शरीर जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं था, कोई टैलेंट नहीं था और कोई काबिलियत नहीं थी, कई राजकुमारों और राजकुमारियों में सबसे आखिर में था। एक ही झटके में उसने जियू झाओ नेशन के क्राउन प्रिंस के झंडे को समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई से समुद्र तल की गहराई तक गिरा दिया। आखिरकार उस समय असली मालिक की हालत ऐसी थी कि वह ज्यादातर अमीर परिवारों के बच्चों से भी कमतर था, उन जीनियस लोगों की तो बात ही छोड़िए। मैं क्राउन प्रिंस से भी ज्यादा शानदार हूँ, यह एक कहावत थी जो जियू झाओ नेशन में ज़ू वियांग के जियू झाओ नेशन का क्राउन प्रिंस बनने के बाद चुपचाप चलन में आई, जिससे अनगिनत बेवकूफ़ और नाकाबिल आम लोगों को प्रेरणा मिली। बेशक ज़ू वियांग जो दूसरे देश में गया था इतना नाकाबिल नहीं था। एक्स्ट्राऑर्डिनरी एनकाउंटर सिस्टम के बिना भी उसे लगता था कि वह भी कई राजकुमारों और राजकुमारियों में टॉप 30 में है। एक ऐसे इंसान के तौर पर जो मॉडर्न समाज में रहा हो और बेहतरीन फिटनेस के शौकीन, उन्हें पुराने ज़माने के राजकुमारों और राजकुमारियों की तुलना में काफ़ी कमाल का माना जाना चाहिए। ये राजकुमार और राजकुमारियां जो पागल सम्राट झू झेनवू के फैसलों पर असर डाल सकते थे और झू वियांग को क्राउन प्रिंस के पद तक पहुंचा सकते थे, वे इतने ताकतवर थे कि वे दूसरे राजकुमारों और राजकुमारियों से कहीं आगे थे। इसलिए जब वे गुस्से में गुनहगार को ढूंढने के लिए एक साथ आए तो पूरा महल हिल गया। पर्दे के पीछे छिपा राजकुमार भी डर के मारे कांप रहा था। उसने पकड़े जाने से बचने के लिए अपनी हरकतों का कोई भी निशान मिटाने की पूरी कोशिश की। जब दूसरे राजकुमारों और राजकुमारियों ने, जिनके इरादे भी बुरे थे, ये हालत देखी तो वे भी चौंक गए। झू वियांग को सबक सिखाने का उनका असली इरादा भी फीका पड़ गया, जिससे झू वियांग की हालत काफ़ी बेहतर हो गई, जिससे वह कई टारगेटेड और छिपे हुए हमलों से बच सका। अगर ऐसा नहीं होता, अगर ये छोटी सोच वाले राजकुमार और राजकुमारियां परेशानी खड़ी करते रहते, तो पागल सम्राट झू झेनवू शायद अभी तक कोई कदम नहीं उठाता और झू वियांग ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता। अगर ऐसा होता तो वह ढाल कैसे बन पाता। इस समय झू वियांग पहले ही तूफान का केंद्र बन चुका था। अगर वह लापरवाह होता तो उसके कुचले जाने का खतरा होता। अच्छी बात यह थी कि इस ड्रग वाली घटना की मदद से झू वियांग की सेफ्टी काफ़ी हद तक पक्की हो गई थी। उसे घर पर रहकर पागल सम्राट झू झेनवू के खत्म होने का इंतजार करने का मौका मिल गया। वह इसे जब तक हो सके खींचता रहेगा। कई राजकुमार और राजकुमारियों को पता था कि झू वियांग को ड्रग दिया गया था, पागल सम्राट झू झेनवू की तो बात ही छोड़िए। झू झेनवू को महल में राजकुमारों और राजकुमारियों की सबसे ज्यादा चिंता थी। जैसे ही झू वियांग को ड्रग दिया गया, झू झेनवू को ये खबर मिली। शानदार हॉल में झू झेनवू के चेहरे पर शांति थी जब उसने झू जिनजोंग को देखा। क्या खबर पक्की हो गई है? हाँ, झू जिनजोंग ने पक्के तौर पर जवाब दिया। हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस को सच में ड्रग दिया गया है और यह एक कंसीलिंग ब्लड पिल है जो किसी की ताकत को बहुत बढ़ा सकती है। इसमें सी स्लोनिंग ग्रास मिलाया गया है और ये दवा के असर को धीमा कर सकता है। क्राउन प्रिंस के महल के बर्तनों को लाई चुन और चूजिया ने टेस्ट किया था और वे चौंक गए, जिससे दुश्मन को स्थिति का फायदा उठाने का मौका मिल गया। झू झेनवू का एक्सप्रेशन थोड़ा ठंडा हो गया। मुझे याद है कि इसे रोकने के लिए महल में रईसों को भेजी जाने वाली हर चीज़ को पहले से टेस्ट करना होता है। शाही किचन में महल की नौकरानियों ने इस पर पहले से ध्यान क्यों नहीं दिया? उन्होंने बर्तन नहीं आजमाए, झू जिनजोंग ने कहा। झू झेनवू ने सिर हिलाया, बाकी लोगों को चेतावनी देने के लिए उन सभी को मार डालो। हाँ महाराज, झू जिनजोंग ने सम्मान से कहा। झू झेनवू ने झू जिनजोंग की ओर देखा। क्या तुम्हें पक्का पता है कि क्राउन प्रिंस कोई दिखावा नहीं कर रहे थे? मुझे पक्का पता है कि ऐसा नहीं है। क्राउन प्रिंस के पास तो कोई ऐसा भी नहीं है जिस पर वह भरोसा कर सकें। वह ये बिल्कुल नहीं कर सकते, झू जिनजोंग ने जल्दी से कहा। और तो और, मुझे पहले ही कुछ सुराग मिल गए हैं। अगर कुछ गलत नहीं हुआ तो हम ड्रग्स के पीछे के मास्टरमाइंड को जल्दी से ढूंढ लेंगे। झू झेनवू ने पूछा, क्या ये फिर से वही प्रिंस और प्रिंसेस हैं? ये झू जिनजोंग एक पल के लिए हिचकिचाए और फिर ईमानदारी से कहा, बहुत चांस है। झू झेनवू ने मुंह बनाया और दूर देखा। वे वियांग के क्राउन प्रिंस की पोस्ट पर होने से भी जल रहे हैं। वह कुछ दिन पहले ही इस पोस्ट पर आया है, फिर भी वे पहले से ही मूव कर रहे हैं। ये लोग बहुत बेचैन हैं। क्या यह उस कैलीग्राफी की वजह से हो सकता है जो मैंने उसे दी थी? कितनी छोटी बात है, लेकिन मुझे ऐसे ही बेवकूफ़ों की ज़रूरत है। सच का पता लगाने के बाद हमें अब उसकी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। चलो उसे अभी के लिए रखते हैं और साथ ही इन बेवकूफ़ों को बढ़ावा देते हैं।
क्या क्राउन प्रिंस ने पहले ही 2 दिन आराम नहीं किया है? अब उसके लिए कियान किंग पैलेस आकर अपना होमवर्क करने का समय आ गया है। साथ ही कियान किंग पैलेस के कमांडरों को क्राउन प्रिंस की चीख से जांच करने दें और देखें कि क्या कुछ अजीब है। उन बेवकूफ़ों को सोचने दो कि मुझ पर सच में शक है और उन्हें और परेशानी खड़ी करने दो। वैसे जू वेंसी के घर किसी को भेजो ताकि वह अच्छी तरह से चेक कर सके और फिर से कंफर्म कर सके कि वह नाटक कर रहा है या नहीं। जू वेंसी ने कभी नहीं सोचा होगा कि उसे बिना किसी वजह के फंसाया जाएगा क्योंकि जू वेयांग को ड्रग दिया गया था। ये सच में एक नाहक मुसीबत थी, लेकिन सच कहूं तो ये गलत नहीं था। एक दिमागी प्रॉब्लम वाला आदमी जो अपना सारा समय सुअरों के साथ बिताता है, वह अपने भरोसेमंद नौकरों को क्राउन प्रिंस के महल में घुसाने का इंतजाम कैसे कर सकता है? भले ही जू वेंसी ने महल के मुख्य हिजड़े का नाम इस्तेमाल किया हो, फिर भी जू झेनवू को शक हो जाएगा। लेकिन जू वियांग को उम्मीद नहीं थी कि भले ही उसे ड्रग दिया गया था, दुश्मन ने फिर भी इसे इतना साफ कर दिया। ये खबर पूरे महल को भी पता चल गई और तेजी से फैल गई। लेकिन वह अभी भी पागल सम्राट जू के निशाने पर था। झेनवू, क्या जू झेनवू अंधा था या उसने जू वियांग से उसे उसके ही खेल में हराने के लिए सीखा था? उसे कियान किंग पैलेस में पढ़ने देकर वह उसे करीब से देख सकता था और यह पक्का कर सकता था कि वह कुछ अलग न करे। एज ऑफ ड्रैगन कंसीलमेंट आर्ट में जू वियांग की अभी की उपलब्धियों के साथ एक बार जब वह कियान किंग पैलेस में घुसता तो उसे वहां के लेट स्टेज और परफेक्टेड ज़ियानिटियन रेल्म गार्ड जरूर ढूंढ लेते। उस समय जू वियांग का अंत पक्का अच्छा नहीं होता। क्या ये वह खुद को ही धोखा दे रहा था? होस्ट को बधाई कि तुमने अपनी जिंदगी में पहली बार जियू जाओ नेशन के सम्राट जू झेनवू से अपनी हिफाजत पाए। तुमने 18,000 ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। होस्ट को बधाई कि तुमने अपनी जिंदगी में पहली बार खुद को बेवकूफ़ बनाया। तुम्हें 10,000 ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी एनकाउंटर सिस्टम के नोटिफिकेशन से जू वियांग को पता चल गया था कि उसने इस बार सच में खुद को बेवकूफ़ बना लिया है। वह असल में इस मौके का फ़ायदा उठाकर अपनी ताकत ऊपर से बढ़ाना चाहता था ताकि बाद में इसे छिपाना आसान हो जाए। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि जू झेनवू यह नहीं बता पाएगा कि उसे फंसाया गया है। इसके अलावा जू झेनवू ने उसे दिलासा देने के लिए अभी कैलीग्राफी का एक और पीस भेजा था जिसमें कहा गया था कि चिंता मत करो और बस क्राउन प्रिंस बनो। अभी कुछ ही समय हुआ था लेकिन जू झेनवू ने पहले ही उससे सावधान रहना शुरू कर दिया था। क्या ये किसी राजा की महान ताकत हो सकती है? हालांकि यह इस पर सोचने का समय नहीं था। इस वजह से जू वियांग को लगभग 30,000 ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स मिल गए थे। इतने सारे ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स के साथ ये निश्चित रूप से जू वियांग की ताकत को अगले दायरे तक बढ़ाने के लिए काफ़ी था। 5 के बाद जब विसरा को रिफाइन किया गया तो ये बोन मैरो रिफाइनमेंट था। तथाकथित बोन मैरो रिफाइनमेंट क्षेत्र ची और खून को कुछ हद तक टेम्पर करने और बोन मैरो में डालने एक इंस्टेंट बनाने का एक स्टेज था। हर मूव आसानी से शरीर में ची और खून की पावर को मोबिलाइज कर सकता था और हैरान करने वाली कॉम्बैट स्ट्रेंथ के साथ उभर सकता था। इसे सो कॉल्ड मार्शल कल्टीवेशन कहा जाता था। यहाँ मार्शल कल्टीवेशन का मतलब ची और खून की ताकत से था। जब कोई मार्शल आर्टिस्ट अपनी ची और खून को इस हद तक शांत कर लेता था तो इसका मतलब था कि वह पहले से ही ची और खून के इस्तेमाल में मास्टर बन गया था। इसके बाद वे कुदरती खजानों के साथ मिल सकते थे और अपनी ची और खून को ज़बरदस्त बदलाव से गुजरने दे सकते थे, जिससे एक मार्शल आर्टिस्ट की स्वर्ग और पृथ्वी की स्पिरिचुअल ची से जुड़ने की काबिलियत बढ़ जाती थी। इस तरह वे स्वर्ग और पृथ्वी की स्पिरिचुअल एनर्जी को बेहतर ढंग से महसूस कर सकते थे और कुछ को शरीर में कैप्चर करके एक अंदरूनी ची सीट बना सकते थे और एक बिल्कुल नए स्टेज में कदम रख सकते थे। ब्रेकर थ्रू पॉइंट से बदली हुई अजीब ताकतें एक उफनती नदी की तरह थीं जो लगातार जू वियांग के शरीर में बह रही थीं। ग्रैंड अर्थ लिमिटलेस टेक्निक के असर में ये बहुत तेज स्पीड से बहुत शुद्ध अर्थ ची और खून में बदल गई। जू वियांग के शरीर में अर्थ ची और खून से बना ची और खून का बादल बहुत तेज स्पीड से फैलने लगा। जल्द ही ये 9 फीट के रेडियस तक पहुंच गया। ये 5 विसरा के रिफाइनमेंट की लिमिट भी थी। इसके तुरंत बाद खून और ची का ये बादल गाढ़ा और सिकुड़ने लगा, धीरे धीरे 9 फीट के रेडियस से 8 फीट, 7 फीट, 6 फीट तक गाढ़ा होने लगा। जैसे जैसे ची और खून का बादल गाढ़ा होता गया, उसका रंग और गहरा होता गया और साथ ही वह और भी ज्यादा शुद्ध होता गया। जू वियांग साफ तौर पर धरती की ची और खून की ताकत में बढ़ोतरी महसूस कर सकता था। जब ची और खून का ये बादल कुछ हद तक गाढ़ा हुआ तो जू वियांग को धुंधला सा लगा कि उसमें बिजली और गरज जैसी आवाज़ आ रही है, जिससे उसका पूरा शरीर कांप रहा था। इससे पहले कि जू वियांग जो हुआ था उस पर रिएक्ट कर पाता, ची और खून के बादल से बारिश की बूंदें गिरने लगी जो पहले ही 3 फीट के रेडियस तक गाढ़ा हो चुका था। बादलों का इकट्ठा होकर बारिश, ये बोन मैरो रिफाइनमेंट की दुनिया में आगे बढ़ने का पहला कदम था। जब ची और खून का ये बादल पूरी तरह से ची और खून के पानी की दर्जनों बूंदों में बदल गया तो ये बहुत तेज स्पीड से जू वियांग के बोन मैरो की ओर लुढ़का।
उसकी हड्डियों से फिल्टर होने के बाद ये बहुत नरम हो गया और उसके बोन मैरो को नुकसान पहुंचाने और पोषण देने लगा। जैसे जैसे उसका बोन मैरो बेहतर होता गया, जू वियांग साफ महसूस कर सकता था कि उसकी ताकत बढ़ गई है, जो पिछले दौर से कहीं ज्यादा है। साथ ही उसकी ची और खून पर उसका कंट्रोल भी बढ़ रहा था और वह और भी बेहतर होता जा रहा था। शुरुआती स्टेज का बोन मैरो रिफाइनमेंट। जब जू वियांग ने सभी ब्रेक थ्रू पॉइंट सोख लिए तो उसकी ताकत बोन मैरो रिफाइनमेंट के शुरुआती स्टेज में पूरी तरह से स्टेबल हो गई थी और उसकी कुल ताकत लगभग 3 गुना बढ़ गई थी। और कुछ तो कहना ही क्या, सिर्फ ताकत के मामले में जू वियांग की ताकत पहले ही लगभग 50,000 कैटीज तक पहुंच चुकी थी। धरती के लोगों की नज़र में यह एक नामुमकिन राक्षस था। धरती के सबसे बड़े खूंखार जानवरों में भी इतनी भयानक ताकत नहीं हो सकती थी। एक बड़े हाथी की तथाकथित ताकत जू वियांग के सामने एक मजाक थी। शायद धरती पर सिर्फ मशहूर दिव्य ड्रैगन के पास ही इतनी ताकत थी। धरती के खून के सार ने एक मार्शल आर्टिस्ट को हर तरह से मजबूत बना दिया था। हालांकि बोन मैरो में सबसे ज्यादा सुधार हुआ था, लेकिन धरती के लगातार घने और शुद्ध खून के सार की मदद से जू वियांग का बचाव भी काफी बढ़ गया था। इस समय एक ब्लड रिफाइनमेंट मार्शल आर्टिस्ट भी शायद जू वियांग को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा पाता अगर उसके पास कोई ताकतवर हथियार न होता। जू वियांग की अभी की लड़ने की ताकत इतनी मजबूत थी कि वह ब्लड रिफाइनमेंट कल्टीवेटर को मजबूती से हरा सकता था। केवल इनक्यूसी दायरे के मार्शल कल्टीवेटर ही उसका विरोध कर सकते थे। बोन मैरो रिफाइनमेंट रेल्म भी बॉडी टेम्परिंग स्टेज का छठा रेल्म था। 3 और रेल्म पार करने के बाद जू वियांग बॉडी टेम्परिंग स्टेज को पार करके मेरिडियन फोर्जिंग रेल्म में कदम रख पाएगा। जू वियांग के ट्रांसमाइग्रेशन से लेकर बोन मैरो रिफाइनमेंट रेल्म में आगे बढ़ने तक उसने सिर्फ 2 दिन इस्तेमाल किए थे। अगर अगले कुछ बड़े रेल्म में और ब्रेक थ्रू पॉइंट्स की ज़रूरत भी पड़ती तो वह कितना समय लगा पाता। उसकी ताकत इतनी तेज़ी से बढ़ी थी कि किसी के पास रिएक्ट करने का समय नहीं था। जू वियांग निराश था। शुरू में वह अपनी ताकत को एक बड़े रेल्म तक बढ़ाना चाहता था, जो भविष्य में छिपने के लिए उसके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि इससे न सिर्फ उसे कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि वह एक निराशाजनक स्थिति में भी पड़ जाएगा। उसकी ताकत और बढ़ गई और उसने एक नए रेल में कदम रख दिया था। ये कहा जा सकता है कि वह ऊन लेने बाहर गया था और घर लौटा तो ऊन कटी हुई थी। उसे आगे क्या करना चाहिए? जू वियांग बिस्तर पर लेटा हुआ था और कमजोरी से छत को देख रहा था, सोच रहा था कि इससे कैसे निकला जाए। होस्ट को बधाई कि उसने अपनी जिंदगी में पहली बार अर्ली स्टेज बोन मैरो रिफाइनमेंट के दायरे में जगह बनाई। तुमने 3600 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। होस्ट को बधाई कि उसने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी मुश्किल का सामना किया। तुमने 3000 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी एनकाउंटर सिस्टम सच में कमियां ढूंढने में बहुत अच्छा था, या यूं कहें कि वह हालात का फायदा उठा रहा था। जू वियांग पहले से ही बुरी हालत में था, लेकिन इससे उसे ब्रेक थ्रू पॉइंट्स की कुछ और लहरें मिलीं। इतने सारे पॉइंट्स थे, वह कैसे ठीक से जी सकता था। हालांकि हमलों की इस लहर ने जू वियांग के दिमाग में भी प्रेरणा जगाई। उसने एक हल सोचा जो असली मालिक ने भी इस्तेमाल किया था। वह था अपनी ही ताकत को कमज़ोर करना। नहीं, सही कहूं तो ये खुद को नुकसान पहुंचाना चाहिए। असली मालिक ने अपनी ताकत खुद ही कमज़ोर कर ली थी और अपनी जान भी गंवा दी थी। जू वियांग ने दोबारा वही गलती करने की हिम्मत नहीं की। वह अपनी ताकत खुद ही कमज़ोर नहीं करेगा, लेकिन वह ऐसा दिखावा कर सकता था। अगर वह गलती से किसी खास मेरिडियन को चोट पहुंचा देता तो वह क्राउन प्रिंस पैलेस में शांति से ठीक हो सकता था और सबक के लिए कियान किंग पैलेस नहीं जा सकता था। कियान किंग पैलेस में बहुत सारे ज़ियानिटियन रियल मार्शल आर्टिस्ट थे। जू वियांग को भरोसा नहीं था कि वह उनकी पकड़ से बच पाएगा और अपनी असली ताकत छिपा पाएगा। जू वियांग ने तुरंत एक्शन लिया। पिछले मालिक के अनुभव के अनुसार उसने अपने शरीर में अर्थ क्यूई और खून को ध्यान से कंट्रोल किया और एक खास मेरिडियन को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। जू वियांग, जिसने पहले ही मार्शल आर्ट की पूरी प्रैक्टिस कर ली थी, कहा जा सकता है कि वह अर्थ ब्लड एसेंस पर कंट्रोल के पीक पर पहुंच गया था। वह असली मालिक से 10 या 100 गुना ज्यादा बेहतर था। मेरिडियन को नुकसान पहुंचाना तो बहुत आसान था। जल्द ही, जू वियांग चिल्लाया। उसकी आवाज़ एक गाने जैसी थी जो क्राउन प्रिंस पैलेस के आधे हिस्से में गूंज रही थी। पहले तो ये थोड़ा नकली लग सकता है, लेकिन ये जल्दी ही असली हो गया क्योंकि होस्ट को अपनी ज़िंदगी में पहली बार खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए बधाई। आपको 5000 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। होस्ट के खराब मेरिडियन और फाउंडेशन को देखते हुए सभी ब्रेक थ्रू पॉइंट्स का इस्तेमाल होस्ट के कल्टीवेशन फाउंडेशन को ठीक करने के लिए किया जाएगा। होस्ट को बधाई, जिंदगी में पहली बार मेरिडियन में चोट लगने पर आपने 3000 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। होस्ट के मेरिडियन के घायल होने और उसके फाउंडेशन को नुकसान होने को देखते हुए सभी ब्रेक थ्रू पॉइंट्स का इस्तेमाल होस्ट के कल्टीवेशन फाउंडेशन को ठीक करने के लिए किया जाएगा। जू वियांग के लिए खुद को नुकसान पहुंचाना आसान नहीं था।
अपनी जान बचाने के लिए उसने पूरी जान लगा दी थी। उसे इतने सारे ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स मिलने की उम्मीद नहीं थी। इन ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स का इस्तेमाल उसकी चोटों को ठीक करने के लिए भी किया गया था। उसे अपनी चोटों को ठीक नहीं करना चाहिए था, नहीं तो इस बार उसे जो दर्द हुआ वह बेकार हो जाएगा। खुशकिस्मती से उसके मेरिडियन को हुए नुकसान को ठीक करना इतना आसान नहीं था। भले ही 10,000 से ज़्यादा ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स हीलिंग पावर में बदल गए थे और थोड़े समय में झू वियांग के शरीर में मिल गए थे, फिर भी इससे झू वियांग के मेरिडियन ठीक नहीं हुए। उनमें से कुछ ही ठीक हुए थे। झू वियांग इतनी जोर से चिल्लाया कि बाहर के गार्ड्स को स्वाभाविक रूप से डर लग गया। गार्ड्स, महल की नौकरानियों और हिजड़ों का एक झुंड वहां आ गया और उसे घेर लिया। झू वियांग, महाराज, क्या हुआ? जल्दी से शाही डॉक्टरों को बुलाओ। हम क्राउन प्रिंस को कुछ नहीं होने दे सकते, नहीं तो सबका सिर कट जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई फिर से क्राउन प्रिंस की हत्या करने आया हो? उस चोर को तुरंत ढूंढो। अच्छा नहीं, लगता है क्राउन प्रिंस के मेरिडियन में चोट लग गई है। लोगों के ग्रुप के चेहरे पीले पड़ गए थे और वे बिना सिर वाली मक्खियों की तरह घबराए हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे झू वियांग मरने वाला है। होस्ट को बधाई की जिंदगी में पहली बार किसी आदमी ने तुम्हें छुआ। तुम्हें 500 ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। होस्ट के मेरिडियन और फाउंडेशन को नुकसान होने की वजह से सभी ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स का इस्तेमाल होस्ट के कल्टीवेशन फाउंडेशन को ठीक करने के लिए किया जाएगा। होस्ट को बधाई की जिंदगी में पहली बार किसी औरत ने तुम्हें छुआ। तुम्हें 800 ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। होस्ट के मेरिडियन और फाउंडेशन को नुकसान होने की वजह से सभी ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स का इस्तेमाल होस्ट के कल्टीवेशन फाउंडेशन को ठीक करने के लिए किया जाएगा। होस्ट को बधाई की जिंदगी में पहली बार किसी हिजड़े ने तुम्हें छुआ। तुम्हें 1500 ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। होस्ट के मेरिडियन और फाउंडेशन को नुकसान होने की वजह से सभी ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स का इस्तेमाल होस्ट के कल्टीवेशन फाउंडेशन को ठीक करने के लिए किया जाएगा। हालांकि इन लोगों की हरकतों से झू वियांग का चेहरा तुरंत मुड़ गया। वह समझ सकता था कि ये कमीने क्यों परेशान थे, लेकिन वे उसे यूं ही नहीं छू सकते थे। अगर उसे महल की किसी खूबसूरत नौकरानी ने छुआ होता तो ठीक था, लेकिन झू वियांग मुश्किल से इसे मान पा रहा था। ये गार्ड और हिजड़े क्या छू रहे थे? मैं ठीक हूँ। जब मैं कल्टीवेट कर रहा था तो गलती से मेरे मेरिडियन में चोट लग गई। मुझे नहीं लगता कि मैं अगले महीने बिस्तर से उठ पाऊंगा। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। झू वियांग का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने हाथ हिलाकर आसपास के हिजड़ों और गार्ड को भागने और उसका फ़ायदा उठाना बंद करने के लिए कहा। तुम सब जा सकते हो। जब शाही डॉक्टर आएं तो उन्हें मेरे मेरिडियन ठीक करने के लिए कोई दवा लिखनी चाहिए। मेरी जान को कोई खतरा नहीं है। आसपास की महल की नौकरानियां, गार्ड और हिजड़े सभी बहुत ताकतवर थे। उनमें से ज़्यादातर पहले ही मेरिडियन फोजिंग दायरे में आ चुके थे और उन्होंने झू वियांग की हालत का जल्दी से पता लगा लिया था। वे जानते थे कि झू वियांग सही था। चूंकि अब उसकी जान को कोई खतरा नहीं था, इसलिए सभी को राहत मिली। जब तक वह मर नहीं जाता उसके लिए ढाल बने रहना ही काफ़ी था। इसलिए लाई चुन और चूशिया झू वियांग की देखभाल करने के लिए पीछे रह गए। बाकी लोग धीरे धीरे पीछे हट गए और जल्द ही बाहर से धीमी आवाज़ सुनाई दी। हिज हाइनेस ने अचानक अपने मेरिडियन को क्यों चोट पहुंचाई? मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। क्या तुम बता नहीं सकते? अभी किसी ने उसे ताकत बढ़ाने के लिए एक दवा दी थी। वह टेंडेंस रिफाइनमेंट के मिड स्टेज से निकलकर परफेक्टेड गोल्डन बोन्स रिफाइनमेंट दायरे में पहुंच गया। इसके बाद हिज हाइनेस द क्राउन प्रिंस ने गलती से अपने मेरिडियन को चोट पहुंचाई। ये साफ है कि हिज हाइनेस द क्राउन प्रिंस डर के मारे उसकी ताकत का एक हिस्सा कमज़ोर करना चाहते थे। आखिर में वह कामयाब नहीं हुए और अपने मेरिडियन को चोट पहुंचाई। मैं समझ गया। मैं सोच रहा था कि क्राउन प्रिंस ने अचानक अपने मेरिडियन को क्यों चोट पहुंचाई। तो ये जानबूझकर किया गया था। हालांकि हम भी इस मामले की सच्चाई देख सकते हैं। दूसरे प्रिंस और प्रिंसेस बेवकूफ़ नहीं हैं। वे निश्चित रूप से बता सकते हैं कि क्राउन प्रिंस ने खुद को बेवकूफ़ बनाया है। हमारा क्राउन प्रिंस सच में कमज़ोर और बेवकूफ़ है। वह साफ तौर पर अपनी ताकत का एक हिस्सा खत्म करना चाहता था, लेकिन वह न केवल फेल हुआ बल्कि उसने अपने मेरिडियन को भी चोट पहुंचाई। यह उसकी ताकत का एक हिस्सा खत्म करने से कहीं ज़्यादा सीरियस है। मुझे हैरानी है कि वह कब ठीक हो पाएगा। वह सच में उन लेने बाहर गया था और घर लौटा तो बाल कटे हुए थे। होस्ट को बधाई की महल में लोगों ने उसे ज़िंदगी में तीसरी बार गलत समझा। आपको 5000 ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। होस्ट के मेरिडियन और फाउंडेशन को हुए नुकसान की वजह से सभी ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स का इस्तेमाल होस्ट के कल्टीवेशन फाउंडेशन को ठीक करने में किया जाएगा। होस्ट को बधाई कि वह जिंदगी में पहली बार क्राउन प्रिंस पैलेस में मजाक का पात्र बना। आपको 2000 ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। होस्ट के खराब मेरिडियन और फाउंडेशन को देखते हुए सभी ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स का इस्तेमाल होस्ट के कल्टीवेशन फाउंडेशन को ठीक करने के लिए किया जाएगा।
होस्ट को बधाई की जिंदगी में पहली बार आपके सभी सबॉर्डिनेट्स ने आपका मजाक उड़ाया। आपको 1000 ब्रेकथ्रू पॉइंट्स मिले हैं। होस्ट के खराब मेरिडियन और फाउंडेशन को देखते हुए सभी ब्रेकथ्रू पॉइंट्स का इस्तेमाल होस्ट के कल्टीवेशन फाउंडेशन को ठीक करने के लिए किया जाएगा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी एनकाउंटर्स सिस्टम के नोटिफिकेशन ने जू वयांग को बताया कि इस बार उसका खुद को नुकसान पहुंचाना बहुत सफल रहा। वह क्राउन प्रिंस पैलेस में सबसे छिपने में कामयाब रहा और उन्हें ये गलतफहमी हो गई कि अपनी ताकत को कमज़ोर करने की कोशिश में उसने गलती से अपने मेरिडियन को घायल कर लिया है। सबकी राय में जू वयांग बस एक बेवकूफ़ काया था। वह अपनी ताकत का एक हिस्सा भी कमज़ोर नहीं कर सका। आखिर में उसने खुद को बेवकूफ़ बना लिया। हालांकि इन लोगों को नहीं पता था कि जू वयांग पहले ही चुपचाप एक बड़ी रुकावट पार कर चुका था। अगर उसने आज खुद को चोट नहीं पहुंचाई तो वह कल क्लास के लिए कियांकिंग पैलेस में जाएगा। अगर उसकी असली ताकत का पता चल गया तो जू वयांग शायद सुसाइड कर ले। अगर उसने सुसाइड नहीं भी किया तो भी कुछ समय बाद कोई न कोई उसे मरने में मदद करेगा।